हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। लास्ट क्लास में आप लोगों ने जर्नल कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर नंबर 1 हमारा। और आज क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, सब्सिडियरी बुक्स। सर ये भी वही बचपन वाला है ना? हाँ बिल्कुल, ये भी वही बचपन वाला है चैप्टर है। ओके, तो सर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? हमने तो जर्नल पढ़ लिया, अब तो हम रेक्टिफिकेशन करके आ सकते हैं ना। आपने यही बोला था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमको है ना जर्नल सीखना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, जर्नल तो सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस तुमको सब्सिडियरी बुक भी सीखना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि जब रेक्टिफिकेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ऑब्वियसली वो ये भी तो कह सकता है कि भैया हमने क्या किया था, ये वाला पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इस पर्टिकुलर बुक में, सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड किया था। अब हमारे से ये गलती होगी, परचेज बुक की जगह सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, या परचेज बुक में रिकॉर्ड करना था लेकिन अमाउंट गलत कर दिया। तो जब तक मेरे को वो सब्सिडी बुक्स नहीं आएगी तब तक मैं वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। तो ये ध्यान रखो, जर्नल हुआ, सब्सिडी बुक हुआ, लेजर हुआ, ये सब हमको क्यों सीखने पड़ते हैं? क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना होता है। और ये मान के चलो हर बार आता है, ये मान के चलो हर बार आता है क्वेश्चन 7 मार्क्स का। और क्या चाहिए यार, इतना बढ़िया क्वेश्चन आता है ना जिसकी हद नहीं है। अब सुनो क्या क्या सर, सब्सिडी बुक क्या होता है? मैं क्या देखो, जर्नल आप सीख चुके हो कि ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है कहाँ पे? जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। तो अब सब्सिडी बुक की जरूरत क्या पड़ गई, क्यों पड़ गई? मैं क्या देखो, मेरा बिजनेस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, है ना, भगवान की कृपा से खूब दिन दूनी रात चौगनी क्या होती गई, तरक्की होती गई, है ना, तरक्की होती गई। तो अब क्या हुआ, जितने जितने तरक्की होगी तो ट्रांजेक्शन्स बड़े होंगे, ट्रांजेक्शन्स बड़े होंगे तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए क्या जर्नल में इतने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना पॉसिबल था? क्या जर्नल में इतने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना पॉसिबल था? इतने सारे ट्रांजेक्शन कर तो सकते हैं, क्या दिक्कत है सर? दिक्कत कुछ नहीं थी। जर्नल में रिकॉर्ड करते गए, एंट्रीज करते गए करते गए करते गए करते गए, 1000 2000 एंट्रीज करते गए। अब जाके फिर जब जर्नल से लेजर बनाने की बारी आई तो बड़ा टिपिकल टास्क हो गया। दूसरा, जर्नल से लेजर बनाना टिपिकल टास्क हो गया। और अब कोई कह दे कि भैया ये जर्नल एंट्रीज से तुम हमको या फिर इतने सारे लोग, ये मान के चलो, एक तो कहते हैं कि जर्नल एंट्री से हमको है ना डिफाइन करके बताओ कि भैया परचेज कितना हुआ है, सेल्स कितना हुआ है, तो बड़ा टिपिकल हो जाएगा। लेजर बुक बनाए बिना आप केवल जर्नल एंट्री से नहीं बता सकते थे। दूसरा, इतनी सारी एंट्रीज होगी, मान लो एक बंदे के बस में ही नहीं रही, एक बंदा, हमको अकाउंटेंट नहीं चाहिए, हमको तो 3 4 अकाउंटेंट चाहिए थे, इतना बड़ा काम बढ़ गया है। अब 3 4 अकाउंटेंट चाहिए तो भैया वो जर्नल कैसे मैनेज करेगा? भाई एक एंट्री एक दिन की मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दूसरे दिन की सेम डे दूसरी एंट्री दूसरा रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसे थोड़ा ना होता है। नहीं, हमने क्या किया, हमने कहा एक काम करते हैं, ए भाई तू एक्स, तू क्या कर, तू परचेज बुक बना और तू केवल परचेज के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर। वाई को बोला कि तू केवल सेल्स के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर। जेड को बोला तू एक काम कर, है ना, तू कैश बुक मेंटेन कर, तू कैश बुक मेंटेन कर। इस तरीके से हमने क्या किया, टाइम को काम को क्या कर दिया, सब में डिवाइड कर दिया। तो इससे काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। और हर एक बंदे की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी कि एक जन को दे रखा है परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक, दूसरे जन को दे रखा है सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक, तीसरे जन को हमने दे रखा है कैश बुक। तो अकाउंटेबिलिटी भी रेज करता है। तो देखो फटाफट से, आखिर ये सब्सिडी बुक में यहाँ क्या लिखा है, का व्हेन टू प्रिपेयर सब्सिडी बुक्स, कब बनानी चाहिए? व्हेन ट्रांजेक्शंस आर न्यूमरस, जब ट्रांजेक्शंस क्या हो, बहुत ज्यादा हो। व्हेन ट्रांजेक्शंस आर न्यूमरस, नंबर में ज्यादा हो, देन इट इज बेटर टू प्रिपेयर सम स्पेशल जर्नल, तो उस केस में आपको कुछ स्पेशल जर्नल्स बनानी होगी इंस्टेड ऑफ अ सिंगल जर्नल। तो केवल एक जर्नल में ही सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर देने के बजाय आपको अलग अलग बुक तैयार करनी होगी। दीज स्पेशल जर्नल्स आर कॉल्ड सब्सिडियरी जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडी जर्नल बोल दो, या जो कॉमनली नेम यूज करते हैं हम लोग, वो होता है सब्सिडियरी बुक्स। क्लियर है वाली चीज? तो जब क्या हो सर, ट्रांजेक्शन से ना बहुत ज्यादा हो तो जर्नल के बजाय क्या करते हैं हम, डिवाइड करने के लिए, काम को डिवाइड करने के लिए अलग अलग बुक बना लेते हैं, ताकि और बढ़िया तरीके से हम क्या कर सकें, डेटा रिकॉर्ड कर सकें। अच्छा ये वैसे ही है, ये वैसे ही है जैसा अभी तुम क्या हो, अभी तुम सीएमए इंटर में हो ना? हाँ सर, हम अभी सीएमए इंटर में हैं, अभी हम सीएमए इंटर में हैं। कितने सब्जेक्ट है तुम्हारे? सर हमारे ना 8 सब्जेक्ट है, 8 सब्जेक्ट्स है। ओके, क्या तुम इन 8 सब्जेक्ट्स के लिए केवल एक रजिस्टर बनाते हो?
ओनली वन रजिस्टर क्या बनाते हो, या सबके लिए सेपरेट रजिस्टर बनाते हो, सबके लिए सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करते हो? बताओ, क्या सबके लिए एक रजिस्टर या सबके लिए सेपरेट रजिस्टर? अगर कोई केवल एक रजिस्टर बना रहा है ना, आगे जाके ना दुखी होने वाला है, ये मान लेना। अगर केवल एक रजिस्टर बना रहा है ना, आगे जाके दुखी होने वाला है। सो रफ के लिए बनाते हैं, रफ के लिए बना रहे हो एक अलग बात है, ठीक है। बाकी फेयर के लिए तुम क्या कर रहे हो, अगर एक रजिस्टर बना रहे हो ना, तो आगे जाके ना बड़ा दुखी होने वाले हो। क्यों? अगर तुमने सारे सब्जेक्ट का काम एक में ही कर दिया, ठीक है, मेरे यहाँ कोई और चैप्टर चल रहा है ना, मैडम के यहाँ कोई और चैप्टर चल रहा है, ठीक है, किसी फलान चंद जी सर के यहाँ पे तुम्हारा कोई और चैप्टर चल रहा है, सब तुम एक में लिखे जा रहे हो, ठीक है। एक तो चैप्टर एंड हो में ना दूसरे को लिखना पड़ेगा, या फिर तुम क्या करो, सर हम एक ही है ना, हम थोड़ा सा स्मार्ट है, एक ही रजिस्टर में क्या कर देते हैं, अलग अलग सेक्शन आते हैं। हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट आगे से लिखना चालू करते हैं, एक सब्जेक्ट पीछे से लिखना चालू करते हैं, और एक सब्जेक्ट बीच में से लिखना चालू करते हैं। हो गया ना अलग अलग? अरे भाई ऐसे क्यों करना है, ठीक है, क्यों करना है? जब वो पूरा बुक पूरा रजिस्टर फिल होने वाला है उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, क्यों करना है? हमको पता है बहुत सारा ट्रांजेक्शन है, मतलब बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो एक पर्टिकुलर रजिस्टर एक अलग सब्जेक्ट के लिए बनाओगे कि नहीं बनाओगे? सेम वही काम यहाँ पे करना होता है। हमको भी क्या करना होता है, सेपरेट बुक्स बनानी होती है। पता है कि परचेज कितनी सारी एंट्रीज हो जानी है कि परचेज बुक अलग से बना लिया जाए और एक अलग से बंदा वहां पे रखा जाएगा परचेज बुक के लिए। सिंपल, क्लियर है? हाँ सर, अभी समझ में आ गया कि सब्सिडी बुक क्यों बनती है। काम वही है, काम वही रिकॉर्ड होना है, लेकिन तरीका अलग हो जाएगा, मैनर अलग हो जाएगा, तरीका, ठीक है। चलो, एडवांटेज क्या होता है सर इससे? एडवांटेज ऐसे काम डिवाइड हो जाता है, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी, एक ही काम को करते करते क्या हो जाता है, बंदा परफेक्ट हो जाता है। उसको परचेज बुक की एंट्री करनी है, दूसरे बंदे को कैश बुक की, मतलब कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करना है। तो स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। सेविंग ऑफ द टाइम, टाइम बच जाता है। सर टाइम कैसे बच जाएगा? सब्सिडी बुक के बाद है ना लेजर प्रिपेयर करना बहुत आसान होता है, बताऊंगा। सब्सिडी बुक के बाद लेजर प्रिपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए इसे बोला गया सेविंग ऑफ टाइम। और क्या होता है, कभी जैसे गलती का पता करना हो तो रेक्टिफिकेशन करना भी आसान होता है, क्योंकि गलती का पता लगाना आसान होता है, तो सेविंग ऑफ टाइम में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल हो जाएगी। कोई भी आके बोल सकता है कि बताओ हमारी अब तक टोटल परचेज कितनी है, तो हम बता के देंगे। मतलब अगर मेरे से मैनेजमेंट आके पूछेगा अकाउंटेंट से क्या कि बताओ इस मंथ में टोटल परचेजेस कितनी हुई, तो मैं उसको बता पाऊंगा। इस मंथ में टोटल सेल्स कितनी हुई बता पाएंगे हम लोग, लेकिन जर्नल एंट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं था, जर्नल में ऐसा पॉसिबल नहीं था। ओके, नाउ फैसिलिटी इन चेकिंग, बताया ना मैंने, ट्रांजेक्शन को वापस रीचेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए बेटर रहता है। मतलब मुझे अगर परचेज के बिल चेक करने हैं, मुझे अगर परचेज के बिल चेक करने हैं, तो मुझे पूरा जर्नल को उठा के नहीं देखना, केवल परचेज बुक को उठा के देखना है, तो काम करने में आसानी हो जाती है। चलो अभी देखो आगे, समझ में आया ना? अवेलेबिलिटी ऑफ सॉरी एडवांटेज ऑफ सब्सिडियरी बुक। ओके, चलिए अब सर ये कौन कौन सी सब्सिडी बुक हमको बनानी होती है? मैं कहा देखो जनरली कौन कौन सी बनती है वो सुनो, है ना। इनमें से तुम कम या ज्यादा कर सकते हो कुछ एक आध को, डिपेंड्स तुमको कौन कौन सी बुक प्रिपेयर करनी है अपने बिजनेस के लिए। नाउ परचेज बुक बात करते हैं वन बाय वन। परचेज बुक क्यों बनानी होती है, या यूं कहूं परचेज बुक में कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं? बताओ, परचेज बुक में कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं? सर परचेज बुक में है ना परचेज के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। मैंने कहा कौन सा परचेज, कैश परचेज की क्रेडिट परचेज? अब कोई बोलेगा सर दोनों, कोई बोलेगा सर क्रेडिट ओनली, या कोई महान आदमी ये भी बोल सकता है सिर्फ कैश परचेज ओनली। तो कौन सा रिकॉर्ड करना है सर? क्रेडिट परचेज। कौन से परचेजेस रिकॉर्ड करनी है? ओनली क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट परचेजेस। अच्छा, और उसमें भी किसका, क्या बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी खरीदा, फर्नीचर खरीदा, ये भी रिकॉर्ड होगा, या केवल और केवल गुड्स रिकॉर्ड होंगे? सर केवल और केवल गुड्स रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। ओके, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स मतलब क्या डिफाइन किया गया, एक तो क्रेडिट होना जरूरी है और एक गुड्स होना जरूरी है, इतना सा याद रखना, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होता है सर? सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, क्रेडिट
सेल्स ऑफ गुड्स। ओके, मतलब सारा जो भी बेचा है ना, तुमने कबाड़ बेचा वो भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुमने केवल और केवल क्या बेचा, गुड्स बेचा, और वो भी कैसे बेचा, क्रेडिट बेसिस पे, उधारी बेचा, तो ही तुमको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना है। ओके, परचेज रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे, परचेज रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे, यहां आप रिकॉर्ड करोगे रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स purchased on क्रेडिट बेसिस, परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। तो जो तुमने परचेज बुक में रिकॉर्ड किया था क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, अगर उसको लौटाना पड़ रहा है तो किधर रिकॉर्ड करोगे, परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करोगे। ओके, नाउ सेल्स रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, सर सेल्स रिटर्न बुक में ना रिटर्न रिकॉर्ड होगा, रिटर्न किसका, रिटर्न ऑफ गुड्स, रिटर्न ऑफ गुड्स जो आपने बेचा था पहले, सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। तो जो माल आपने क्रेडिट बेसिस पर बेचा था, अब अगर उसको लौटाया जा रहा है, सामने वाली पार्टी जिसको आपने बेचा अगर वो उस माल को लौटा रहा है, तो कहां रिकॉर्ड होगा, सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। ये याद करना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों। अच्छा, एमसीक्यूज में नहीं आ सकती क्या, आ सकती है ना, चैप्टर है मतलब कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ छोड़ो फाइनल में भी आ सकता है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैश बुक, कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, सर कैश बुक में ना, कैश बुक में ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, जितने भी कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन है वो सब यहां पे रिकॉर्ड होंगे। इन केस, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इफ बैंक बुक इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड, अगर बैंक बुक भी बनाते हैं, देन बैंक ट्रांजेक्शंस will be recorded in बैंक बुक। अच्छा सर, इसका मतलब फिर कैश बुक में केवल कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, बिल्कुल। अगर देखो कभी तुम्हारे नया कॉन्सेप्ट है, जैसे केवल कैश बुक बनाता है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो कैश और बैंक दोनों के ट्रांजेक्शन उधर ही रखेगा, है ना। हम लोग जनरली इसी को फॉलो करते हैं, याद है, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम कैश बुक, राइट। तो वो 2 कॉलम मतलब कैश और बैंक, और तीसरा एक और डिस्काउंट। लेकिन अगर कोई बोले हाँ नहीं जी हम तो बैंक बुक भी बनाते हैं, तो ठीक है, फिर बैंक के ट्रांजेक्शन उधर लिखना, और कैश बुक के मतलब कैश के ट्रांजेक्शन कैश बुक में लिखना। ओके, बीआर बुक, ऑल बिल रिसीवेबल, बीआर बुक में क्या आएगा, ऑल बिल रिसीव्ड, ऑल बिल्स रिसीव्ड। ओके, और बीपी बुक में क्या आएगा, ऑल बिल्स इश्यूड, ऑल बिल्स इश्यूड, जितने भी बिल इश्यू किए हैं वो बीपी बुक में होगा। ये अगर आपके बीआर बीपी ज्यादा लिए और दिए जाते हैं, ठीक है ना, अगर आपके पास बीआर और बीपी के कोई ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो बनाओ, अदरवाइज अलग से बुक बनाने का जरूरत नहीं है। जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल में क्या आएगा, जर्नल प्रॉपर कह दो या जनरल जर्नल बोल दो। आज तुमको ना होमवर्क देता हूं, क्या इसको तुमको है ना फटाफट बोलना है, जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलते हो ना, सेम वैसे ही जनरल जर्नल, जनरल जर्नल, जनरल जर्नल, जनरल जर्नल, ऐसा ट्राई करना है। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है ना कि तुम कितनी देर तक बोल पाए या कितना टाइम्स बोल पाए, ठीक है, मैं वेट करूंगा। ठीक है, जनरल जर्नल, जनरल जर्नल ऐसा टास्क देंगे, और देखते हैं तुमसे ज्यादा अगर मैं बोल पाया तो मैं जीता, वरना तुम जीते, है ना। ठीक है, पहले तुम लोग ट्राई करना। अब देखो, जनरल प्रॉपर और जनरल जर्नल में क्या आएगा, सर रिमेनिंग ऑल ट्रांजेक्शन, जो ऊपर किसी भी पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, वो किधर आएगा, जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर में आएगा। ओके सर, किधर, रिमेनिंग लिख दूं, रिमेनिंग ऑल ट्रांजेक्शंस, रिमेनिंग ऑल ट्रांजेक्शंस यहां पर रिकॉर्ड होंगे, रिमेनिंग ऑल ट्रांजेक्शंस यहां पर रिकॉर्ड हो जाएंगे। ठीक है सर, डन।
आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन डिटेल में देखते हैं, वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। क्या सबसे पहले बात करते हैं किसका, परचेज बुक का। परचेज बुक में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं सर, परचेज बुक में रिकॉर्ड होते हैं क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। क्या रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। ओके सर, बिल्कुल, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स मतलब क्रेडिट होना भी जरूरी है, गुड्स होना भी जरूरी है। तो क्रेडिट परचेजेस मैंने लिखा है यहाँ पे, ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक। कैश परचेजेस आर नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि केवल क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होना है तो कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं होगा। और परचेजेस अदर देन गुड्स आर आल्सो नॉट रिकॉर्डेड, गुड्स के अलावा अगर तुमने कुछ खरीदा है, मतलब मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, कपड़ा खरीदता हूँ बेचने के लिए, तो ठीक है, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर मैंने कोई बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब चीजें खरीदा अदर देन गुड्स, तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो सर किधर जाएगा, सुबह का भूला शाम को घर नहीं आता, तो उसे क्या कहते हैं, बताएंगे क्या कहते हैं। ठीक है, तुम सोचो तुम क्या कहोगे, इनमें से कहाँ आ सकता है वो। अगर मैंने बिल्डिंग खरीदा उधारी, सर ऐसा हो तो कौन हो सकता है, हाँ खरीद लिया मैंने उधारी, पेमेंट बाद में करूंगा, बिल्डिंग खरीदा उधारी, किधर रिकॉर्ड करूंगा। अब तुम इधर बोल दो क्रेडिट परचेज सर परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लो, तो उधर ही है ना, लगा लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्रेडिट परचेज केवल किसका आएगा, गुड्स का आएगा। अगर बिल्डिंग उधारी खरीदा है तो सर सेल्स बुक में नहीं आएगा, रिटर्न में नहीं आएगा, कैश बुक नहीं, उधारी खरीदा है ना सर, कैश बुक में कैसे आ सकता है, कैश बुक में तो केवल कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन होंगे, कई महान लोग कैश बुक ही बोल सकते हैं, बीआर बुक, बीपी बुक नहीं आएगा। तो फिर बचा किधर, जनरल प्रॉपर, जिसका तुमने सेपरेट बुक नहीं, जिस सब्जेक्ट का तुमने सेपरेट बुक नहीं बनाया उसको कॉमन बुक में लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बिल्कुल सर कॉमन बुक में लिखेंगे। डन। चलिए फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट परचेज बुक का, सर परचेज बुक है, फॉर्मेट बना हुआ है, इसमें कुछ लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। फॉर्मेट में क्या रहता है, एक डेट, मतलब जो भी डेट वगैरह रहनी है, जैसे कि मान लो 2026 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, जिस भी पार्टी से मैंने गुड्स परचेज किए, जिस भी पार्टी से मैंने गुड्स परचेज किया है, मैसर्स बलराम एंड ब्रदर्स, मैसर्स बलराम एंड ब्रदर्स। और फिर उसके बाद क्या आएगा, डिटेल्स आएंगी, फिर उसके बाद क्या आएगा, इसको ऐसा अंडरलाइन कर देंगे, और इससे जो भी हमने गुड्स खरीदा है, ठीक है ना, मान लो 50 शर्ट्स खरीदे ऑफ रुपीज 1000 ईच, तो इस पूरा डिटेल देना तुमको, और बिल नंबर यहाँ पे दे देना, इनवॉइस नंबर, बिल नंबर यहाँ पे दे देना। ठीक है, ओके, बिल नंबर, जो भी परचेज करके लाया तो बिल देगा ना, तो बिल देगा, तो मान लो वो बिल नंबर था 111, वहां पे लिख दिया। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो मतलब इस रजिस्टर का, याद है, मॉड्यूल का रेफरेंस नोटबुक में, नोटबुक का रेफरेंस मॉड्यूल में, तो सेम वही, बलराम एंड ब्रदर्स लेजर में कौन से नंबर पेज पे बना हुआ है, तो वो पेज नंबर आ जाएगा। डिटेल्स में ये 50 इंटू 1000, 50,000 रुपए आ गए। और अगर मैंने एक ही माल खरीदा है तो बाहर भी ये अमाउंट आ जाएगा, एक से ज्यादा माल खरीदा है तो उन सबका टोटल लग के बाहर अमाउंट वाले कॉलम में नेट अमाउंट आ जाएगा। क्लियर, और कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह दिया है वो भी दिखाया जाएगा। सर आपने कल सिखाया था ट्रेड डिस्काउंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बिल्कुल, ट्रेड डिस्काउंट के रिगार्डिंग हमको कोई एंट्री पास नहीं करना है, लेकिन डिटेल में दिखाना है, इधर इधर दिखाएंगे कि भैया ट्रेड डिस्काउंट कुछ मिला है अगर अपने को तो वो लेस कर दिया जाएगा, क्वेश्चन करेंगे बताएंगे। ओके, सेल्स बुक में क्या होता है सर, सेल्स बुक में क्वेश्चन कर लेंगे, एक काम करेगा, परचेज बुक का क्वेश्चन कर लेगा। चलो परचेज बुक का ना क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा, ये परचेज बुक का क्वेश्चन है। द रफ बुक ऑफ मेसर्स राजू एंड कंपनी कंटेंट द फॉलोइंग, उसने सारे ट्रांजेक्शन लिख रखे हैं रफ बुक के अंदर कि भैया बाद में हम बुक बना लेंगे परचेज बुक, तो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या क्या है, 2026 फैब फर्स्ट, 2026 फैब फर्स्ट में क्या हो रहा है, परचेज फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, क्या खरीदा, 5 ग्रॉस पेंसिल्स एट द रेट 100 पर ग्रॉस। ओके, फिर 1 ग्रॉस रजिस्टर तुमने खरीदा एट द रेट 240 पर डॉज पर डजन, है ना, पर डजन, ठीक है। फिर उसके बाद लेस कर देना क्या, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%, ठीक है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं,
परचेज फॉर कैश, परचेज फॉर कैश, परचेज बुक के क्वेश्चन में परचेज फॉर कैश आ रहा है। ओहो, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम मैसर्स ऑफिस, अच्छा मैसर्स ऑफिस से तुमने कंप्यूटर खरीदा। गुड्स कंपनी ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदा होगा ऑन क्रेडिट, ठीक है, कुछ गड़बड़ है जो भी है। परचेज ऑन क्रेडिट नेक्स्ट है द पेपर कंपनी, अच्छा पेपर कंपनी, यहां तुमने मतलब एक बात बताओ, यहां पर तो तुम ऊपर फर्स्ट वाले में स्टेशनरी का सामान खरीद रहे हो, ये भी खरीदा कैश में लेकिन स्टेशनरी का सामान था लेकिन कैश में था तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यहां पर तुम कंप्यूटर खरीद रहे हो, स्टेशनरी का सामान तुम खरीदे हो क्योंकि तुम स्टेशनरी बेचते होंगे ना, अब कंप्यूटर भी बेचने लग गए क्या? अदर देन गुड्स रिकॉर्ड नहीं करना, तो दिमाग ही मत लगाओ। परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी, क्या खरीदा तुमने? सर हमने 5 रिम ऑफ व्हाइट पेपर एट द रेट 100 पर रिम, 10 रिम ऑफ रूल्ड पेपर एट द रेट 150 पर रिम खरीदा, और ट्रेड डिस्काउंट भी हमको मिला 10% का, ठीक है। मतलब अब तक मुझे फर्स्ट और फोर्थ ये रिकॉर्ड करना है। परचेज 1 डजन जेल पेन, हाँ जेल पेन तो सर स्टेशनरी का सामान होता है, इसको रिकॉर्ड करना फ्रॉम मैसर्स वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट बेसिस, हाँ क्रेडिट है फिर ठीक है। गुड्स होना जरूरी है, क्रेडिट होना जरूरी है, केवल उसी को रिकॉर्ड होगा, बाकी दो रिकॉर्ड नहीं होने वाले हैं। मेक आउट द परचेज बुक ऑफ मैसर्स नारायण एंड कंपनी, चलिए परचेज बुक बनाते हैं, कैसे बनेगा देखो फटाफट से। डेट वाले कॉलम में सबसे पहले 2026 लिख देना, 2026 फैब फर्स्ट। सर ये आपने ऐसे बना के रखा है? हाँ हमने बना के रखा है ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो, ठीक है, पढ़ाने में टाइम कम से कम लगे, वरना परचेज बुक बनाने में टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा। चलो बातों में टाइम खोटी मत करो। किससे खरीदा? सर परचेज जो है ना किससे किया? ब्राउन एंड कंपनी से, ब्राउन एंड कंपनी से, ओके। तो लिख देता हूं मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी, मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी, ओके। क्या क्या खरीदा इससे वो डिटेल ले देते हैं। 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ₹100 पर ग्रॉस, 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ₹100 पर ग्रॉस, ओके। तो 5 इंटू 100 कितना हो गया? सर ये 500 हो गया, डिटेल्स में लिख दो 500। और क्या खरीदा? 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट 240 पर डजन, ओके। तो मैं लिख देता हूं 1 ग्रॉस रजिस्टर एट द रेट ₹240 पर डजन, एक डजन का 240 रुपए है, तो एक ग्रॉस रजिस्टर में कितना होएगा? एक ग्रॉस रजिस्टर में सर ये मैंने किया, सर ये ना 2880 होगा। सर ये कैसे हुआ? 2880 हुआ, कैसे हुआ? मैं कहा देखो, तुमको पता है एक डजन में 12 यूनिट्स होती है, वैसे ही एक ग्रॉस में भी क्या होता है? 12 डजन होता है, एक ग्रॉस में क्या हो जाता है? 12 डजन हो जाते हैं, ओके। तो सर एक ग्रॉस में 12 डजन हुए तो मतलब ये पर डजन का रेट है, ठीक है। और एक ग्रॉस में 12 डजन होते हैं तो 12 डजन का कितना होगा? 240, अगर एक डजन का है तो इंटू किया 12, तो 2880 आ जाएगा यहाँ पर, ओके सर। ना 500 2880 को ऐड किया, कितना है? 3380, 3380, ओके। ट्रेड डिस्काउंट भी तो था, हाँ सर ट्रेड डिस्काउंट भी था, उसको भी लेस करो, लेस ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे शो करेंगे सर, हाँ ये कोई जर्नल एंट्री नहीं है कि हम इसको शो नहीं कर रहे हैं, हम डिटेल्स दे रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना? 10%, इनटू किया 10%, 338 आया, और माइनस का बटन और इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो 3042 आ गया, 3042, ओके। आगे बढ़ते हैं, कभी रिकॉर्ड कर देंगे तुम्हारे लिए कैलकुलेटर की क्लास। नाउ सेकंड और थर्ड वाले को रिकॉर्ड करना ही नहीं है, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, क्योंकि एक कैश परचेज और एक अदर देन गुड्स है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम द पेपर कंपनी, पेपर कंपनी से आइटम खरीदा है तो लिखो कौन सी डेट को? 4 फरवरी को, तो लिखो Feb 4
द पेपर कंपनी, द पेपर कंपनी। क्या खरीदा तुमने? सर हमने ना, सर हमने 5 रिम ऑफ व्हाइट पेपर एट द रेट 100 पर रिम खरीदा और 10 रिम ऑफ रूल पेपर एट द रेट 150 रिम खरीदा। सर ये तो है ना बहुत टिपिकल हो जाता है ना लिखना। हाँ इसीलिए अपन अलग अलग आदमी बैठा रखे हैं इसके लिए। 5 रिम्स, इससे तो सर जनरली अच्छा था। अरे सर भाई बात, सारा काम एक रेस में कर लोगे क्या? नहीं ना सर, अलग अलग रेस से बना दो, लेकिन है ना ऐसे डिटेल क्यों देते हैं? डिटेल जानना जरूरी होता है किससे कितना काम खरीदा। बहुत बढ़िया अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग के साथ साथ स्टॉक मेंटेनेंस भी हो गया एक तरीके से यहाँ पर। क्या किससे क्या क्या खरीदा, ठीक है, पूरा डिटेल में लिखना होता है ना, याद रखना होता है ना पूरा डिटेल के अंदर। हाँ अब ये ऐसी बात है ना जो डिटेल वाली बातें नहीं, वो केवल वही बंदा कर सकता है जिसकी जीएफ नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड होती ना तो तुमको हर एक बार डिटेल में याद रखनी पड़ती। देखो, हाँ सर, ये बात आपने सही बोली। चलो देखो, 10 रिम्स कितना ऑफ रूल्ड पेपर, ऑफ रूल्ड पेपर, 10 रिम्स रूल्ड पेपर का है एट द रेट 150 पर रिम, 150 पर रिम होगी। कितना आएगा सर? 10 इंटू 150, 1500 रुपए हो गए, 1500, टोटल हो गया 2000। लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। इससे कितना डिस्काउंट मिला हमको चेक करो। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट, सर इससे हमको, इससे भी हमको 10% डिस्काउंट मिला, ठीक है। 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना आएगा? और 200 ही आ जाएगा, बाकी नेट अमाउंट बाहर लिख दो 1800, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? परचेज 1 डजन जेल पेन खरीदा है आपने 15 रुपए ईच, मैसर्स वर्मा ब्रदर्स से। कौन सी डेट है? 5 फरवरी। मैसर्स वर्मा ब्रदर्स, ओके। कितना खरीदा? 1 डजन जेल पेन, 1 डजन जेल पेन खरीदा तुमने एट द रेट 15 रुपए ईच। तो 15 रुपए थोड़ा ना लिखोगे, एक डजन में कितना होता है? सर एक डजन में 12 यूनिट होता है और हर एक यूनिट का 15 रुपए, तो 180 रुपए ही हो गए। बाकी और कोई डिटेल नहीं था, कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं था। आउटर में भी ये लिख दिया नेट में, तो 180 प्लस 1800 प्लस 3042, 3042, ठीक है। 5022, 5022 इसका टोटल आ गया। ये लो जी, तैयार है परचेज बुक। अब इससे लेजर पोस्टिंग कैसे आसान हो जाएगी, कैसे काम कम हो जाएगा, वो लेजर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी अपन सिर्फ परचेज बुक बनाना सीखे। तो परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? अगर कोई कैश परचेज किया है तो, या कोई अदर देन गुड्स खरीदा है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना होगा, नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। उसके अलावा रिकॉर्ड करना है तुमको, डिटेल देना होगा, पार्टी किससे खरीदा उसका नाम लिखो, क्या क्या खरीदा वो लिख दो, और कोई डिस्काउंट डिस्काउंट मिला है तो वो लिख दो बस। और नेट अमाउंट आउटर सबसे लास्ट वाले कॉलम में लिख दो और उसका लगा दो टोटल। ये टोटल हमारे काम आएगा परचेज अकाउंट में पोस्टिंग के लिए। एक बार में परचेज अकाउंट में लिख देंगे 5022, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है कि परचेज अकाउंट में 2 मैसर्स ब्राउन एंड कंपनी, 2 पेपर कंपनी, 2 मैसर्स वर्मा, सीखेंगे है ना, टेंशन नहीं। नाउ हो गया परचेज बुक। हाँ सर परचेज बुक तो हो गया। आगे देखते हैं, अब थोड़ा फटाफट खींचते हैं ना। सेल्स बुक में क्या आएगा? ऐसे ही, क्योंकि सेम पैटर्न पे है। सेल्स बुक में आएगा क्या? ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। मतलब सर अगर कोई कैश सेल्स है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, अगर कोई अदर देन गुड सेल्स है तो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड, सेल्स अदर देन गुड्स आर आल्सो नॉट रिकॉर्डेड। फॉर्मेट क्या है? वही, इस बार हमने माल बेचा है तो डेट किस दिन बेचा, पर्टिकुलर्स में वही पार्टी का नाम कि किसको बेचा, डिटेल्स क्या क्या बेचा, इनवॉइस नंबर जो हमने बिल बना के उसको दिया, लेजर फोलियो, सेल्स अकाउंट कौन से पेज पर है, डिटेल्स में कितना कितना माल, कितना कितना अमाउंट का बेचा और उन सब का नेट अमाउंट, ठीक है। अगर कोई डिस्काउंट अलाउ किया तो उसको लेस करने के बाद। ना परचेज रिटर्न बुक में क्या आएगा? ये अपन डिटेल में अपन देख चुके हैं। हाँ परचेज रिटर्न बुक में खास बात क्या है? डिटेल मतलब हम देख चुके हैं कि रिटर्न ऑफ गुड्स
परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब परचेज बुक में कोई आइटम रिकॉर्ड किया उसको लौटा रहे हो तो परचेज रिटर्न बुक में आएगा। ध्यान रखने लायक बात यह है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर की जगह क्या आ रहा है, डेबिट नोट नंबर। एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि डेबिट नोट कब इश्यू किया जाता है और क्रेडिट नोट कब इश्यू किया जाता है। ये एक बड़ा झमेला रहता है कि डेबिट नोट कब और क्रेडिट नोट कब, तो कब करोगे सर। दिख रहा है हमको, डेबिट नोट परचेज रिटर्न के केस में और क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न के केस में इश्यू किया जाता है। लेकिन कैसे याद रहेगा सर ये, चलो बड़ा सिंपल सा एक तरीका बताता हूं। क्या तुमको परचेज रिटर्न की एंट्री आती है क्या तुमको परचेज रिटर्न की एंट्री आती है क्या, एंट्री फॉर परचेज रिटर्न। हाँ सर, जब हमने माल खरीदा था ना सर, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर किया था। अभी खरीदा हुआ माल लौटा रहे हैं ना, तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। वेरी गुड। अच्छा, तुमको सेल्स रिटर्न की एंट्री आती है क्या, एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न, कि सेल्स रिटर्न के टाइम तुमने क्या एंट्री मारा। बिल्कुल आता है सर, सेल्स में क्रेडिट होता है और सेल्स क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर कर दो, डिटर कर दो। ठीक है, मैंने कहा आप जरा ध्यान से सुनना। परचेज रिटर्न के केस में तुमने पार्टी का अकाउंट क्या किया है, डेबिट किया है। पार्टी का अकाउंट क्या किया है, डेबिट किया है। तो तुम क्या कहोगे, देखो सप्लायर, मैं तुम्हें इतना माल वापस लौटा रहा हूं और मैंने तुम्हारा अकाउंट अपनी बुक में डेबिट कर दिया है, नोट कर लेना। क्या बोला, मैंने तुम्हारा अकाउंट अपनी बुक में डेबिट कर दिया है, नोट कर लेना। डेबिट नोट कर लेना, मैंने तुम्हारा अकाउंट डेबिट कर दिया है, डेबिट नोट कर लेना, और मैं इश्यू कर रहा हूं तुमको डेबिट नोट। ओके, यही सेल्स रिटर्न के केस में क्या होगा, सेल्स रिटर्न के केस में मैं अपनी बुक में कस्टमर को क्या कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं, पार्टी को क्या कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं। तो क्या बोलूंगा, देख भाई मैंने तेरे को माल बेचा था, तूने मेरे को माल वापस लौटा दिया, तो अभी ये मेरे लिए सेल्स रिटर्न है, तो इसके लिए मैं तेरा अकाउंट अपनी बुक में क्या कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं, नोट कर लेना। क्या कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं, नोट कर लेना। तो देखो सेल्स रिटर्न के केस में फिर मैंने क्या इशू किया, क्रेडिट नोट इशू किया। क्या इशू किया, क्रेडिट नोट इशू किया। सिंपल। तो पार्टी का अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, पार्टी का अकाउंट अगर हमारी बुक में हम क्रेडिट कर रहे हैं तो हम क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। सिंपल, चलिए डन। अरे सर मस्त, कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छा लगा ना तो जरूर लिखना, मजा आ गया सर, मजा आ गया। ठीक है, कैश बुक, यही मेरे लिए रिवॉर्ड्स होगा, यही मेरे लिए रिवॉर्ड्स होगा। तुम्हारे जो प्यारे प्यारे कमेंट्स है ना, वही मेरे लिए रिवॉर्ड्स होते हैं। ठीक है सर, हम यूट्यूब पे नहीं देख रहे हैं, हम है ना ऐप पे देख रहे हैं, मान लो। ठीक है, कोई बात नहीं, व्हाट्सएप है, नंबर दे रखे हैं, अच्छा सा मैसेज बना के दो ना यार तुम लोग। क्या सर आप ठीक ठाक पढ़ा लेते हो, ठीक है। चलो देखो कैश बुक, कैश बुक में क्या आएगा सर, कैश बुक में ना ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगे। क्या होंगे, ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगे। इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट। अच्छा, ये अकाउंट, इसकी शक्ल कैसी होती है, फॉर्म ऑफ एन अकाउंट मतलब इसकी शक्ल कैसी होती है, इसकी शक्ल है ना अकाउंट के जैसी होती है। सर अकाउंट के तो दो सींग होते हैं ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट, बिल्कुल इसके भी होते हैं। अभी तुमने जो परचेज बुक देखा, सेल्स बुक देखा, पीआर, प्यार नहीं पीआर, परचेज रिटर्न बुक देखा, एसआर सेल्स रिटर्न बुक देखा, तो भैया उनमें कहीं पे भी डेबिट क्रेडिट देखा क्या तुमने, नहीं। क्यों, क्योंकि पता है भैया परचेज का, परचेज बुक है ना, डेबिट क्रेडिट क्या करना है, परचेज का मतलब डेबिट ही है, परचेज डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट, तो इसका बैलेंस लास्ट में डेबिट बोलेगा। ऐसे सेल्स क्या होगा, सेल्स है ना क्रेडिट बोलेगा, सेल्स क्या बोलेगा, क्रेडिट बोलेगा। सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट होता है। अभी आई बात कैश बुक की, तो कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन भी होता है, बैंक ट्रांजेक्शन भी होते हैं, तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दोनों रिक्वायर्ड है ना। बैंक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, तो बात करेंगे। तो ये अकाउंट के जैसा होता है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल बुक ऑल्सो। अच्छा, इसका मतलब ये लेजर का भी काम करता है। यस, कैश बुक इज अ सब्सिडी बुक एज वेल एज लेजर ऑल्सो। कैश बुक इज अ subsidiary book as well as ledger also। सबसिडी बुक भी होती है और लेजर भी होता है, मतलब
ट्रांजेक्शन सबसे पहले कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन भी इधर रिकॉर्ड होते हैं कैश बुक में, और उसके बाद आपको कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी शक्ल अकाउंट के जैसी होती है। तो अब आपको अलग से कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये देखो लिखा भी है, आफ्टर प्रिपेयरिंग कैश बुक कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। क्यों? क्योंकि शक्ल देखो इसकी, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, सिंपल। डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। शक्ल कैसी? एकदम अकाउंट के जैसी। से अकाउंट का फॉर्मेट भी यही होता है, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। डन, ओके, ठीक है सर। तो कैश बुक बनाने के बाद कैश अकाउंट बनाने का कोई नीड नहीं। ये सिंगल कॉलम है, सिंगल कॉलम मतलब केवल और केवल कैश का कॉलम रहेगा, कैश का कॉलम रहेगा। नाउ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड। पैसा आया तो डेबिट साइड लिखना, गया तो क्रेडिट साइड लिखना। अच्छा, कैश बुक में हमेशा ध्यान रखना ये वाला साइड होता है रिसिप्ट साइड, या यूं कहूं प्लस साइड। पैसा आया, चाहे कैश आए चाहे बैंक बैलेंस बढ़े, तो उसको इस तरफ लिखना। और पेमेंट कर रहे हो ना कोई भी, तो वो इस तरफ लिखना, पेमेंट माइनस साइड। माइनस साइड मतलब पैसा कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कैश और बैंक का कौन सा बैलेंस होता है जनरली, अगर वो आपकी एसेट है? सर कैश तो हमारी एसेट ही होता है, लायबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। तो एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट, बिल्कुल। तो सेम अभी हम कैश की बात कर रहे हैं, तो कैश का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है ना, एसेट है वो। तो अगर इंक्रीज हो रहा है कैश तो डेबिट होगा, डेबिट साइड में लिखोगे। और अगर कैश कम हो रहा है तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में लिखोगे, सिंपल। तो डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, डिपेंड्स कि पैसा आ रहा है तो डेबिट और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्पस दोनों का सॉल्व कर रहे हैं। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डे टू डे ऑर्डर में चलेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डे टू डे, आज का ट्रांजैक्शन आज रिकॉर्ड होगा, कल का कल होगा, सिंपल। नाउ डबल कॉलम में क्या आता है? सर डबल कॉलम में कुछ भी हो सकता है तुम्हारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। कैश और बैंक भी हो सकता है, कैश डिस्काउंट भी हो सकता है, बैंक डिस्काउंट भी हो सकता है। ओके, तो डबल कॉलम में सर फर्क क्या आ जाएगा? दो कॉलम आ जाएंगे, डिस्काउंट का भी आ गया और अमाउंट का भी आ गया। ठीक है, मैंने कौन कौन सा बनाया? डिस्काउंट और कैश। डबल कॉलम में मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया? कैश एंड डिस्काउंट। ओके, अच्छा और सर इसके भी, हाँ, लेफ्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट। इसमें भी रिसिप्ट डेबिट साइड में रिकॉर्ड होंगी और पेमेंट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। ठीक, ऐसे ही ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम में कैश बैंक और डिस्काउंट तीनों आ जाएगा, कैश बैंक और डिस्काउंट तीनों आ जाएगा, कैश बैंक और डिस्काउंट तीनों आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, क्या सर? डेबिट साइड में जो डिस्काउंट आ रहा है वो डिस्काउंट अलाउड आएगा, और क्रेडिट साइड में जो डिस्काउंट आ रहा है वो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। सर उससे क्या फायदा? मैंने कहा इधर रिसिप्ट रिकॉर्ड होता है जब किसी से तुमको पैसा आना होता है। मान लो किसी बंदे से मुझे 10,000 रुपए आने हैं, अब मैं कह रहा हूँ, वो बंदा कह रहा है कि 10,000 नहीं, मैं आपको 9,700 रुपए दे रहा हूँ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो मैं उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ। मतलब डिस्काउंट अलाउ कब किया जाता है? जब पैसा रिसीव्ड होता है। और डिस्काउंट रिसीव कब होता है? जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ। मेरे को पेमेंट करना था किसी को 1,00,000 रुपए का, मैंने कहा तेरे को 20,000 रुपए दूंगा, 80,000 रुपए डिस्काउंट दे दे, 80,000 रुपए डिस्काउंट दे दे, है ना, फालतू बात। चलो इतना डिस्काउंट नहीं होता है, तो मैंने वो तो फिर बैड डेट ही होता है, वो तो फिर बैड डेट ही होता है। ओके, तो मैंने पेमेंट किया तब मेरे को डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो पेमेंट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड रिकॉर्ड हो रहा है। तो रिसीट साइड में डिस्काउंट अलाउड, पेमेंट साइड में डिस्काउंट रिसीव्ड। और वैसे भी डिस्काउंट अलाउड तुमको पता है खर्चा होता है, डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव तुम्हारी इनकम है, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो रहा है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीआर बुक, बीपी बुक के बारे में इतना जानने का तुमको कोई जरूरत नहीं है, सिंपल इसमें सारे बिल रिसीव रिकॉर्ड होते हैं, इसमें जितने भी बिल इश्यूड है वो रिकॉर्ड होते हैं। ओके, फिर बात आती है जर्नल प्रॉपर और जनरल। जनरल की मतलब ऊपर कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, तो आपको उसको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना है, या यूं कहूं जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करना है। कहां रिकॉर्ड करना है? जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, डन। हाँ सर, फटाफट करवा दिया सर आपने, बिल्कुल। देखो जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल, ऑल रिमेनिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस बुक। जितने भी बचे हुए ट्रांजेक्शन है वो सब इधर रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
क्या क्या आ सकते हैं। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग एंट्री क्या होती है सर? ओपनिंग एंट्री होती है मतलब डे वन पे, डे वन मतलब जो आप अप्रैल 1 पे एंट्री करते हो, डे वन पे, डे वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, आप जो फर्स्ट डे एंट्री करते हो, क्या एंट्री करते हो? आप क्या करोगे, पिछले साल जो तुम्हारी एसेट्स थी या जो तुम्हारी लायबिलिटीज रही होंगी या जो भी तुम्हारा कैपिटल था, उसको तुम क्या कर रहे हो, उसको तुम क्या कर रहे हो, अगले साल कॉपी मार रहे हो कि नहीं कर रहे हो? उनके बैलेंसेस अगले साल नेक्स्ट ईयर कैरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिल्कुल। अब वो कैरी करोगे कैसे? हमारे नया साल पे नया बुक ले लिया हमने, नए साल पे हमने नया बुक ले लिया। अब नया बुक ले लिया तो पिछले साल के जो बैलेंसेस थे, प्रॉफिट लॉस तो नहीं आएगा, बट बैलेंस शीट बनाई इसलिए जाती है कि ये बैलेंसेस है नेक्स्ट ईयर कैरी होंगे, तो भैया वो बैलेंसेस आगे आएंगे, तो उन बैलेंसेस को हम लेके आते हैं आगे। तो उसके लिए ओपनिंग एंट्री क्या होता है? एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू कैपिटल। तो ये ओपनिंग एंट्री किधर रिकॉर्ड होगी? जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, अब सर इतनी जगह क्यों छोड़ रखी आपने, उसका बताता हूं। इसका रीजन ये है कि ये एंट्री तो हो गई, अब मैं साथ ही साथ है ना इसकी एक पोस्टिंग जानना चाहता हूं आपसे कि यार इस एंट्री की पोस्टिंग कैसे होती होगी, लेजर में कैसे जाता होगा ये? गेम खेल रहा हूं तुम्हारे साथ। स्पेशल पोस्टिंग होती है कैसे सर? हमको जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करना आता है। आप एक काम करो, एसेट अकाउंट बनाओ और उसमें लिख दो टू लायबिलिटी और टू कैपिटल। ओके, आप एक काम करो, एसेट अकाउंट बनाओ, तुम मत बनाना साथ साथ, एसेट अकाउंट बनाओ और उसमें लिख दो टू लायबिलिटी टू कैपिटल, टू लायबिलिटी और टू कैपिटल लिख दो सर। एसेट अकाउंट में लिख दो डेबिट साइड में क्या, टू लायबिलिटी टू कैपिटल। अच्छा, फिर लायबिलिटी साइड में लिख दो सर लायबिलिटी अकाउंट बनाओ। लायबिलिटी अकाउंट बनाओगे तो क्या आएगा? लायबिलिटी अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करूंगा, लिखना मत अभी तुम, क्योंकि मैं गलत लिख रहा हूं। तुमको आती है ये, तुम लिख रहे हो, तुम्हारे भी यहाँ पे लिख रहा हूँ लायबिलिटी। सर हमको पता है जर्नल में अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो उसके लेजर बना देते हैं क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना और रेफरेंस ऑपोजिट नाम का। तो लायबिलिटी अकाउंट में से लिख दो बाय एसेट, लायबिलिटी अकाउंट में लिख दो बाय एसेट। और कैपिटल अकाउंट भी सर क्रेडिट हुआ है और रेफरेंस में लिख दो बाय एसेट। बाय एसेट, तो मैं कहूंगा भैया ये हो गया मामला गड़बड़, ये हो गया है गड़बड़। क्यों? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये गलत कर दिया अपन ने, ये गलत कर दिया अपन ने। क्यों सर? ये क्या है, पिछले साल के बैलेंसेस को तुम नेक्स्ट ईयर में कैरी कर रहे हो, तो बैलेंस कैरेट डाउन को तुम इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन कर रहे हो। हाँ, ये वो ब्रॉट डाउन वाला लिखा जाता है। हाँ, ये ऐसा मत लिखना। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, एसेट केवल एक ही एसेट है क्या? नहीं ना, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है ना, स्टॉक है, डेटर है, कैश है, बहुत कुछ है। तो कौन कौन से में कौन कौन सा लिखोगे? मतलब बिल्डिंग में तुम कौन कौन सी लाइबिलिटी कैपिटल लिखने वाले हो, फर्नीचर में तुम डेबिट साइड में कौन कौन सा लाइबिलिटी या कैपिटल लिखने वाले हो, कैश में कौन सा तुम लिखने वाले हो? नहीं लिखते ना, नहीं लिखा जाता। तो कैसे किया जाएगा? ये गलत है, इसको हटाओ। क्या करोगे? एसेट अकाउंट में लिखोगे क्या? तुमको बैलेंस कैरी करना है ना, सिंपल। तो बैलेंस पिछली बार कैरेट डाउन था, तो इस बार ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एसेट का नेचर डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। लायबिलिटीज और कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिंपल है। अच्छा ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। तो एसेट का नेचर डेबिट होता है तो डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैपिटल का नेचर भी क्रेडिट होता है इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सिंपल सा है भैया, अकाउंट का नेचर समझना बहुत जरूरी है कि वो डेबिट नेचर है कि क्रेडिट नेचर है। एसेट है तो डेबिट है, लायबिलिटी तो क्रेडिट है, कैपिटल है तो क्रेडिट है, एक्सपेंस है तो डेबिट होता है। ठीक है, हालांकि एक्सपेंस और इनकम का कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होता है क्योंकि वो ट्रेडिंग पीरियड में जाके क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, समझा स्पेशल पोस्टिंग को? ओके आगे बढ़ो सर। ये इसका मतलब ये वाली एंट्री किधर रिकॉर्ड होगी? जनरल जर्नल में। और क्या आएगा जनरल जर्नल में? और आएगा जनरल जर्नल में क्लोजिंग एंट्री। सर ये कौन सी होती है? मैं क्या देखो, क्या तुमने कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया? हाँ बनाया सर। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है?
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या आता है? सर ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेजेस आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ओके। और क्रेडिट साइड में क्या क्या होता है? क्रेडिट साइड में सर सेल्स आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, ओके, टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, टू ट्रेडिंग अकाउंट। तुमको पता है ना ऐसा? ये तुमको पता है कि नहीं है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में तुम लिखा करते थे टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे सर। इधर बाय सेल्स, इधर बाय क्लोजिंग स्टॉक, लिखते थे ना? हाँ सर लिखते थे। तो एंट्री कैसे होता है? देखो, कोई कहता है सर हमको एंट्री से अकाउंट, अकाउंट से एंट्री बनाना नहीं आता, तो ये अकाउंट ही तो है, ये एंट्री यूं चलता है, यूं चलता है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज टू डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा ये दिस वन यहां से यहां, सेल्स अकाउंट डेबिट, क्लोज स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा ऐसा चलता है अकाउंट? हाँ ऐसा चलता है, राइट टू लेफ्ट, है ना, राइट टू लेफ्ट, ओके। समझा क्या? हाँ सर, ये एकदम बेसिक सी चीजें बता रहा हूं जो शायद बच्चा 11th में किसी रीजन से ध्यान नहीं दे पाया होगा, उसका ध्यान कहीं और होगा, ओके। देखो जरा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, अभी 3 में क्या करोगे? ट्रेडिंग से जो जीपी आएगा, उस जीपी को किधर ट्रांसफर करना है? पीएनडल में ट्रांसफर करना है, पीएनडल में ट्रांसफर कर देना टू पीएनडल अकाउंट। इफ ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो ये एंट्री कर देना, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो ये एंट्री कर देना, ग्रॉस लॉस आया तो रिवर्स, पीएनडल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये सब क्या है? क्लोजिंग एंट्री है। ये सब क्या है? क्लोजिंग एंट्री। इफ ग्रॉस लॉस, ये सब क्लोजिंग एंट्री है। अच्छा सर ऐसे ही पीएनडल वाली जो एंट्रीज होंगी वो, हाँ, पीएनडल के डेबिट साइड में क्या आता है सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पीएनडल अकाउंट डेबिट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। ऐसे ही इनडायरेक्ट इनकम्स, पीएनडल के क्रेडिट साइड में क्या आती है? इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं। तो इनडायरेक्ट इनकम्स को भी क्लोज किया जाता है। ये सब अकाउंट्स क्या हो रहे हैं? यहाँ पे आके क्लोज हो रहे हैं, ये सब अकाउंट अब क्लोज हो रहे हैं। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स, ये सब क्लोज हो रहे हैं, सेल्स अकाउंट वगैरह सब क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इनकम टू पीएनडल, इनडायरेक्ट इनकम टू पीएनडल। और फिर पीएनडल से जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है, जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है, उससे आपकी क्या किया जाता है सर? प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, और कैपिटल इंक्रीज होने का मतलब है कैपिटल को क्रेडिट करना, ओके। इफ नेट प्रॉफिट, और अगर नुकसान हुआ तो, नुकसान होगा तो आपका कैपिटल माइनस हो जाएगा, क्या? क्योंकि नुकसान हुआ तो किसमें से होगा? आपकी कैपिटल कम होगी, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनडल। इफ नेट लॉस, इफ नेट लॉस, सिंपल, डन है। चलिए, तो ये सब क्या है? ये सब क्लोजिंग एंट्रीज है। ये सब क्या है? जो भी अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं उन सबको ड्यूरिंग द, जो भी अकाउंट तुमने ओपन किया उन सबको क्लोज करने के एंट्री, क्लोजिंग एंट्रीज, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और क्या क्या आता है? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आपको जनरल जर्नल में करना होता है। कोई भी एडजस्टमेंट एंट्रीज अगर हुआ एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो आपको इधर करना होता है। ट्रांसफर एंट्रीज हुआ, ठीक है, वही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शिफ्टिंग करना हो गया। एडजस्टमेंट एंट्रीज तो ये हो गया ना, जैसे आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड, प्रीपेड, ये सब एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर आ जाएगा। प्रीपेड और एक्रूड इनकम, ओयू पा, ओयू पा, ओयू तुम लाइबिलिटी हो, पा तुम्हारी एसेट है, याद रखना। ट्रांसफर एंट्रीज, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर, मतलब मैंने कहा किसी, मेरा कोई डेटर था,
उसने क्रेडिटर था, डेटर को तो नहीं करूंगा, क्रेडिटर था, उसने कहा भाई मेरे अकाउंट की जगह आज से मेरे वाइफ को आप पैसा दे देना। ठीक है, मैं कहा दे दूंगा ट्रांसफर, तो मेरा एक्स की जगह एक्स वाइफ लिखने लग गया मैं। ठीक है, आगे देखो, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट खरीदा उधारी बेसिस पे, तो किधर आएगा, कहीं पे भी नहीं आ सकता, क्योंकि ना परचेज बुक में आएगा, क्योंकि परचेज बुक में आता है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, और ना ही कैश बुक में आएगा, क्योंकि कैश बुक में आता है कैश परचेजेस। तो क्रेडिट परचेज है फिक्स्ड एसेट का, जनरल जर्नल में आएगा, क्रेडिट सेल्स है फिक्स्ड एसेट का, जनरल जर्नल में आएगा। तो ये याद कर लेना कि जनरल जर्नल में क्या क्या आएगा, रिमेनिंग ऑल ट्रांजेक्शंस जनरल जर्नल में आएंगे, किस किस के अलावा, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, और अगर बीआरबीपी बनाते हो तो वो भी। उनके अलावा उनमें जो आते हैं वो तो ठीक, उसके अलावा जो भी होगा वो जनरल जर्नल में आएगा। नाउ सर अब क्वेश्चंस कर लें क्या? बिल्कुल, परचेज बुक हमने बना दिया था, ऐसे ही अब हम क्या बना देते हैं, सेल्स बुक बना देते हैं। सेल्स बुक, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ मैसर्स किशोर एंड सन्स ऑफ द ईयर 2026 एज पर देयर वेस्ट बुक। क्या क्या है, मेक आउट देयर सेल्स बुक बनाना है। सोल्ड टू मैसर्स गुप्ता एंड वर्मा ऑन क्रेडिट, ठीक है, क्या बेचा, शर्ट है, ट्राउजर है, ठीक है, डिस्काउंट भी है तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर सोल्ड फर्नीचर, मैं यार अभी शर्ट बेच रहे हैं, अभी तुम फर्नीचर बेच रहे हो, फर्नीचर बेचोगे तो रिकॉर्ड नहीं करने का। सोल्ड 50 शर्ट्स टू मैसर्स जैन एंड सन्स, ओके रिकॉर्ड कर देंगे, 800 रुपए पर शर्ट। सोल्ड 13 शर्ट टू चीप स्टोर फॉर कैश, कैश में बेचा ना, नहीं, कैश में बेचोगे तो रिकॉर्ड नहीं होगा भाई, कैंसिल मारना। सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर बेचोगे तब भी रिकॉर्ड नहीं होगा, अदर देन गुड्स, कैश में बेचोगे तो भी रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे, क्योंकि कैश सेल्स कैश बुक में जाएगा, सेल्स बुक में नहीं जाएगा। सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस, मैसेस माथुर एंड जैन, कर सकते हैं सर, बड़ा बड़ा इजी से है ना, फटाफट लिख देते हैं। देखो फॉर्मेट वही लिख दिया मैंने, कैश सेल्स और सेल्स ऑफ फर्नीचर आर नॉट रिकॉर्डेड। सेल्स बुक फॉर्मेट देखो फटाफट से, क्या क्या जाएगा, सबसे पहले कौन सा ईयर, सर ये है 2026, तो लिख दिया 2026। उसके बाद किससे खरीदा सबसे पहले, सर गुप्ता एंड वर्मा से, मैसर्स गुप्ता एंड वर्मा, सॉरी खरीदा नहीं बेचा रे, मैसर्स गुप्ता एंड वर्मा, ठीक है जी, नाम लिख दिया बंदे का कि भैया ये हमारा कस्टमर है। क्या क्या बेचा, 30 शर्ट 800 रुपए से, 20 ट्राउजर 1000 रुपए से, 30 शर्ट्स एट द रेट ₹800 पर शर्ट, और कितना ट्राउजर था, 20 ट्राउजर्स एट द रेट ₹1000 पर ट्राउजर। ओके, ट्राउजर्स कितना आएगा, 30 इंटू 8, कितना आएगा 24,000, और 20 इंटू 1000 कितना आएगा 20,000, दोनों मिलके टोटल कर देंगे 44,000। अच्छा, थोड़ा सा मैं ना नीचे शिफ्ट कर देता हूँ इसको, 44,000, ओके, डेट वगैरह था नहीं, डेट होता तो यहाँ पे लिख देते हम द डेट, है ना, ओके। फिर उसके बाद जब बेचा तो कुछ डिस्काउंट विस्काउंट दिया क्या, हाँ ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10%, ओके, तो मैंने यहाँ पे लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, कितना, एट द रेट 10%, तो 4,400, ये माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 39,600, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट आइटम डेट वगैरह लिख देना, एक लाइन छोड़नी हो तो वैसे भी छोड़ के भी लिख सकते हैं, मैंने नहीं छोड़ी है। किसको, ये जैन एंड सन्स को 800 रुपए में 50 शर्ट, मैसर्स जैन एंड सन्स 800 रुपए में 50 शर्ट्स, तो 50 शर्ट्स एट द रेट ₹800 पर शर्ट,
एट द रेट 800 रुपीज पर शर्ट। ओके, कितना आएगा? एक ही आइटम था खाली 40,000 और इस बेचारे को तो डिस्काउंट भी नहीं मिला, तो नेट अमाउंट 40,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम, अगेन जो भी डेट लिखना है तुम डेट लिख देना, अगर होती तो लिख देते, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो। मैसर्स माथुर एंड जैन, मैसर्स माथुर एंड जैन, मैसर्स माथुर एंड क्या था, सन्स या जैन, मैसर्स माथुर एंड जैन। ओके, क्या बेचा इसको? सर इसको है ना शर्ट बेचे 100 शर्ट 750 पे 750 पे और 10 ओवरकोट 5000 पर ओवरकोट। ओके, तो 100 शर्ट्स एट द रेट रुपीज 750 और 10 ओवरकोट एट द रेट रुपीज 5000। ओके, तो 750 इंटू 100 कितना होगा? 75,000, 75,000 और 5,000 इंटू 10, ये भी कैलकुलेटर पे करने की जरूरत है क्या? नहीं रही, 50,000। तो टोटल कितना होगा? 1,25,000, 1,25,000। क्या इसको तुमने कोई डिस्काउंट विस्काउंट अलाउ किया है क्या? हाँ सर, इसको किया था ट्रेड डिस्काउंट, कितना? 10% से, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, कितना होगा? 12,500 और नेट अमाउंट करके लिख दो 1,12,500 और लगा देते हैं टोटल 1,12,500 प्लस 40,000 प्लस 39,600, 192,100, 192,100। और मजे की बात, अभी सेल्स अकाउंट बनाना आसान हो जाएगा क्योंकि ये टोटल से ही हम सेल्स अकाउंट बना देंगे, टोटल से सेल्स अकाउंट बना देंगे, मतलब लेजर पोस्टिंग आसान हो जाता है सब्सिडी बुक से। ओके सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर द परचेज रिटर्न बुक ऑफ अल्फा एंड कंपनी साड़ी लीडर। परचेज रिटर्न बुक है तो ऑब्वियसली क्या है? डेबिट नोट नंबर। भैया परचेज रिटर्न में पार्टी का अकाउंट हम डेबिट करते तो ये लो जी डेबिट नोट, और डेबिट नोट केवल दो ही जगह दिखा रखा है, 101 102। मतलब सर इसका मतलब ये क्या है? 9 जनवरी को जो तुमने खरीदा था ना, वो तुमने कैश में खरीदा था, कैश में खरीदा था, तो भैया कैश में अगर कोई परचेज होता है और उसको अगर लौटाया जा रहा है तो वो परचेज रिटर्न बुक में नहीं आएगा। जो क्रेडिट परचेज था, गुड्स का था, उसको ही अगर रिटर्न करते हो तो इधर रिकॉर्ड होगा, मतलब ये वाला आइटम इधर रिकॉर्ड नहीं होगा। 30 जनवरी को क्या होगा? रिटर्न वन कंप्यूटर, कंप्यूटर लौटा दिया। अब कंप्यूटर लौटाया तो कंप्यूटर क्या हमारा गुड्स है क्या? नहीं सर, हमारा गुड्स क्या है? हमारा गुड्स ऐसा साड़ी है, साड़ी है, साड़ी बेचते खरीदते हैं सर, तो कंप्यूटर कंप्यूटर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उसका रिटर्न भी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वो अदर देन गुड्स है। पता था ना, रिटर्न ऑफ गुड्स क्या है? परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस, केवल उसी को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो केवल 4 और 16 तारीख का रिकॉर्ड करना, फटाफट से रिकॉर्ड कर दो। 2022 का मामला है, तो 2022 डेट क्या क्या है? एक 4 जनवरी है और एक 16 जनवरी है, जनवरी 4 और एक जनवरी 16। फिर उसके बाद डेबिट नोट नंबर, ठीक है अच्छी बात है। नाम क्या है? गोयल मिल्स है, 5 साड़ी है, तो डेबिट नोट नंबर है 101 और गोयल मिल्स डिटेल विटेल तुम देते रहना, ठीक है। सूरत का है और अमाउंट कितना है इसका? 5 साड़ी 1,000 रुपए, 5,000। ओके, 16 जनवरी को, 16 जनवरी को मित्तल मील्स 5 साड़ी अगेन 2,600 पे। डिटेल तुम दे देना, डिटेल तुम दे देना, ऐसा मत सोचना कि डिटेल लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, कितना आएगा? 5 साड़ी 2,600 रुपए, 5 इंटू 2600, 13,000, 13,000। तो टोटल कितना? 18,000 रुपए का टोटल लगा देता हूं परचेज रिटर्न बुक, और यहां से डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाएगी परचेज रिटर्न अकाउंट में 18,000 से। देखेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 किसका है? सर कैश बुक का है, सिंपल कैश बुक का है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी कैश बुक का है, और क्वेश्चन नंबर 6 ये भी कैश बुक का है। फिर आएगा पैटी कैश बुक, उसको समझेंगे और उसके भी क्वेश्चंस कर लेंगे। तो देखो वन बाय वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंपल कैश बुक। ओके, तो कैश बुक का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। कैश बुक कैसा, सिंगल कॉलम कैश बुक भी हो सकता है, 2 कॉलम कैश बुक भी हो सकता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी हो सकता है। तो अभी आ गया क्वेश्चन किसका, कैश बुक का। देखो, तो 2022 जनवरी 1, 5, 7 अलग अलग डेट दे रखा है। कैश बुक बनाने को बोला, मुझे लगता है सिंपल कैश बुक का नॉर्मल मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन होगा, सिंपल कैश बुक लिखा भी है। तो कैश इन हैंड, ओके, फिर क्या क्या है, ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया। और ओपनिंग बैलेंस, कैश का जो बैलेंस होता है वो कौन सा होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? सर कैश हमारी एसेट होता है, कैश कभी भी लायबिलिटी नहीं हो सकता, क्योंकि कैश का में हमेशा क्या रहेगा, जितना कैश हमारे पास है उससे ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। तो कैश का हमेशा और हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहता है, हमेशा और हमेशा क्या रहता है, डेबिट बैलेंस रहता है। तो कैश बुक में आप डेबिट साइड में लिखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके सर, फिर आगे बढ़ते हैं, रिसीव्ड फ्रॉम राम। ओके, जितना भी रिसिट रिसिट वो डेबिट साइड में आएगा, रिसिट साइड में जितना भी पेमेंट है वो पेमेंट साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। माल बेचा कैश में रिसिट है, शाम को पे किया पेमेंट है, फर्नीचर खरीदा पेमेंट है, सैलरी पे किया पेमेंट है। ओके, और रेंट ड्यू है बट अभी तक पे नहीं हुआ, तो पे नहीं हुआ ना जनवरी के लिए, तो भैया नॉट टू बी रिकॉर्डेड, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, क्योंकि अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, इसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं करना, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सिंपल कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। सर बना सकते हैं कैश बुक, बिल्कुल बना सकते हैं। फटाफट से देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इनका भी लाइंस पढ़ लेते हैं। इन द सिंपल कैश बुक ओनली द कैश रिसिट एंड कैश पेमेंट आर रिकॉर्डेड। बिल्कुल, ओनली द कैश रिसिट, जितना कैश आया है और कितना कैश गया है वही रिकॉर्ड होता है। फिर क्या कहा, टोटल ऑफ डेबिट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज्यादा होगा किससे, क्रेडिट साइड से। क्यों, क्योंकि पेमेंट कांट एक्सीड द अवेलेबल कैश, जितना आपके पास कैश है उससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हो। सर लोन ले सकते हैं ना, अरे लोन लोगे तब भी तो पहले रिसिट में दिखाओगे, तो रिसिट हमेशा ज्यादा रहेगा पेमेंट से, कैश के मामले में। ठीक है, तो कैश कॉलम का हमेशा और हमेशा क्या होता है, इसीलिए इसीलिए कैश कॉलम का हमेशा और हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, कैश का, बैंक का नहीं बोल रहा हूं, कैश का बोल रहा हूं। आगे देखो, सिंपल कैश बुक इज कैसा दिखता है, सर इसका थोबड़ा है ना, चेहरा कैसा होता है, ऑर्डिनरी अकाउंट जैसा होता है। सर कैसे कैसे शब्द लाते हो, हाँ है जो है, क्या कर सकते हैं। आगे देखो, रेंट ड्यू है उसको कहीं पे रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है। आगे देखो फटाफट से, सर कैश बुक बनाए, बिल्कुल कैश बुक में डेबिट क्रेडिट लिख दिया, फॉर्मेट भी बनाया हुआ है, डेट है, रिसिट है, लेजर फोलियो अमाउंट है, डेट है, पेमेंट है, लेजर फोलियो अमाउंट है। रिसिट की जगह और पेमेंट की जगह तुम पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, रिसिट और पेमेंट, ये प्लस साइड ये माइनस साइड, पैसा आया डेबिट साइड, पैसा गया पेमेंट साइड। सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करना है, सर सबसे पहले हमको ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है। तो डेबिट साइड में आएगा, कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है 1200 रुपए। तो 2022 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, कितना अमाउंट, 1200 रुपए, 1200 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या, सर 5 जनवरी, 5 जनवरी को राम से रिसीव्ड हुआ कितना, 300 रुपए, राम से रिसीव्ड हुआ कितना, 300 रुपए। रिसीव्ड हुआ है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा ना, तो जनवरी 5 टू राम अकाउंट, टू राम अकाउंट। ओके जी, टू राम अकाउंट कितना आएगा, सर ये रिसीव हुआ है 300 रुपए, तो मैंने लिख दिया 300 रुपए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम, 7 जनवरी को रेंट का पेमेंट किया 30 रुपए, तो 7 जनवरी पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना, 7 जनवरी पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना बाय रेंट 30 रुपए। तुमको पता है एंट्रीज कैसे चलता है अकाउंट में, राइट टू लेफ्ट,
राइट टू लेफ्ट। तुम खुद देखो, कैश, ये कॉलम किसका है? कैश का। तो हम बोलेंगे कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो कैश अकाउंट में किधर कैसा एंट्री होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ओके। और रेंट का पेमेंट का एंट्री क्या होता है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो राइट टू लेफ्ट का दिमाग में रखना, या फिर ऐसा रिसिट इधर आती है, पेमेंट इधर आता है। दो तरीके हैं आपको रिकॉर्ड करने के। फिर उसके बाद 8 जनवरी को माल बेचा 300 रुपए का, तो हम लिख देते हैं 8 जनवरी, पैसा आया ना। तो 8 जनवरी को माल बेचा है तो कैश टू सेल्स होता है, तो लिख दिया टू सेल्स 800 रुपए। फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? पेड टू राम, पेड टू राम नहीं श्याम है, सॉरी, पेड टू श्याम 700 रुपए। तो 700 रुपए उसको दिया, तो बाय शाम लिख देते हैं 700, बाय शाम 700 जनवरी 10, बाय शाम कितना? 700, ओके, 700 रुपए। फिर उसके बाद 27 जनवरी को फर्नीचर खरीदा 200 रुपए, 27 जनवरी को फर्नीचर खरीदा 200 रुपए, तो फर्नीचर टू कैश होगा, तो बाय फर्नीचर लिख देता हूं। पेमेंट में किसके रिगार्डिंग कर रहा हूं? फर्नीचर के रिगार्डिंग। कितना अमाउंट? 200 रुपए। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सर 31 जनवरी सैलरी पे किया 100 रुपए, 31 जनवरी को सैलरी पे किया है 100 रुपए, तो बाय सैलरी अकाउंट 100 रुपए, ओके। सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए हैं, लास्ट वाला रिकॉर्ड नहीं करना था क्योंकि वो ड्यू है, अभी तक पे नहीं हुआ है। अब क्या करें? बैलेंस कैलकुलेट कर दो। बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। सर रुको जरा, मैंने कहा क्या हो गया? आप तो कह रहे हो डेबिट बैलेंस होगा और आप इस तरफ लिखे जा रहे हो। अरे डेबिट बैलेंसेस क्या होते हैं? क्लोजिंग में ऑपोजिट साइड में लिखा जाता है। डेबिट बैलेंस कैसे होता है पता है? ये डेबिट साइड का टोटल लगाओ, 1200 प्लस 300 प्लस 800, कितना बैठा? 2300। कितना बैठा? 20। ये मैंने 800 गलत लिख दिया क्या यहाँ पे? हाँ सर, ये ना आपने 300 का ही माल बेचा था, 300 का ही तो माल बेचा था। 300, तो टोटल लगाओ 1200, 300 और 300, कितना हुआ? 1800 रुपए का, 1800 रुपए का टोटल है। मतलब डेबिट साइड में टोटल कितना है? मतलब तुम्हारे पास पैसा ओपनिंग में 1200 था, फिर राम से 300 आ गया और बेचने से कैश सेल से 300 और आ गया। अब भी तुम्हारे पास अवेलेबल कैश कितना? 1800 था, देखा जाए तो पूरे मंथ में। फिर उसमें से वन बाय वन तुम पेमेंट भी करते गए थे, 30 का इधर हुआ, 700 का इधर हुआ, 200 का इधर हुआ। जितना तुम्हारे पास कैश है उससे ज्यादा खर्चा नहीं हो सकता, तो इधर का टोटल लगा के माइनस कर देता हूँ। तो माइनस करता हूँ 30, माइनस करता हूँ 700, माइनस करता हूँ 200, माइनस करता हूँ 100। अभी भी मेरे पास 770 रुपए हैं, 770 रुपए है, और ये मेरी एसेट है, और एसेट का नेचर डेबिट होता है। तो सर डेबिट होता है तो आपने क्रेडिट में क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि मुझे अकाउंट का टोटल लगाना था, टोटल दोनों साइड का मैच करवाना था। तो जो भी बैलेंस आएगा ऑब्वियसली डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड में कम है, तो बैलेंस डेबिट ही आएगा ना, डेबिट बैलेंस। हम हमेशा क्या कहेंगे? ये डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, देन बैलेंस इज डेबिट बैलेंस। तो लिख क्रेडिट में रहे हैं लेकिन है डेबिट बैलेंस। अच्छा, यही जो क्रेडिट में लिखा हुआ है आगे चलकर क्या हो जाएगा? फैब में क्या हो जाएगा? फैब 2022, फैब 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, वही जो कैरेट डाउन है वही आगे जाके ब्रॉट डाउन हो जाएगा। कितने रुपए? 770 रुपए। तो अपने आप आ गया ना डेबिट साइड में। तो अगर तुमको कभी चेक करना हो ना तो डेबिट बैलेंस है तो ब्रॉट डाउन चेक करो, ब्रॉट डाउन किधर लिखा है? वो डेबिट बैलेंस होगा। कैरेट डाउन हमेशा ऑपोजिट साइड में लिखा जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड में लिखे जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। आज सबसे बुक खत्म कर दोगे सर? हाँ, आज सबसे बुक की खैर नहीं है, खत्म करके जाऊंगा। देखो, गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कब से? 1 अप्रैल 2022 से। कितने रुपए से? 2000 रुपए से, विद 2000 एज कैपिटल। ही हैड द फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके। क्या क्या है उसके पास? कैश 2000 से स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, फिर वन बाय वन दे रखा है। परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश, ओके। फर्नीचर खरीदा, कैश में दिया 250 रुपया। गुड्स खरीदा 500 रुपए का। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 950 रुपए का, ओके। राम को दिया, राम मोहन को दिया, राम मोहन एक साथ है क्या?
तो राम मोहन को दिया कितना रुपए, 560 रुपए का पे किया आपने, ठीक है। फिर उसके बाद ही अलाउड डिस्काउंट, अच्छा उसने हमको डिस्काउंट भी अलाउड किया, पे किया ना उसने, हमको डिस्काउंट अलाउड किया, हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, पेमेंट के साथ डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके। रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा, और उसने हमको डिस्काउंट, उसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया 20 का, पैसा हमको मिला है तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। फिर उसके बाद पैटी एक्सपेंसेस के लिए पे किया, कैश परचेजेज है, लेबर के लिए पे किया, अली एंड सन्स को दिया, अली एंड सन्स को जब पैसा दिया तो उसने हमको डिस्काउंट अलाउ किया, तो हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, उसने डिस्काउंट अलाउ किया बट हमको डिस्काउंट रिसीव है, पे करते हैं तो डिस्काउंट रिसीव होता है, ओके। जैसे कि तुम मुझे फीस फीस देते हो और खुद डिस्काउंट रिसीव करते हो, समझा क्या। मेक आउट द 2 कॉलम कैश बुक, कैश और डिस्काउंट का बनाना है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो बना देंगे सर, कहाँ दिक्कत है, ठीक है बनाओ। चलो सब, ये परचेज गुड्स ऑब्वियसली लिखा नहीं है तो मैं मान के चलता हूं फॉर कैश ही होगा, परचेज गुड्स फॉर कैश ही होगा। वन बाय वन, सबसे पहले तो कैपिटल जो इंट्रोड्यूस किया है वो लिख दो, 2022 अप्रैल 1, 2022 अप्रैल 1, रिसिट साइड, पेमेंट साइड, प्लस साइड, माइनस साइड, ओके। तो 2022 अप्रैल 1 डेबिट बैलेंस होता है हमेशा, है ना, तो बैलेंस तो नहीं है, स्टार्ट ही किया है, तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश तो इधर लिखा हुआ है ही ना, टू कैपिटल इधर लिख देते हैं, टू कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट, 2000 रुपए, अमाउंट वाले कॉलम में 2000 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट वन बाय वन, 1 अप्रैल को फर्नीचर खरीदा और कैश पे कर दिया 250 रुपए का, 2022 अप्रैल 1 फर्नीचर खरीदा और पेमेंट कर दिया, तो बाय फर्नीचर लिखो 200 रुपए का, बाय फर्नीचर कितना, 200 था या 250 था, 250 था, 250, ओके। फिर नेक्स्ट 2 अप्रैल को क्या हुआ, गुड्स खरीदा 500 का, तो बाय परचेजेस अप्रैल 2 बाय परचेजेस कितना, 200 रुपए का नहीं था रे, 500 का था, ये क्या हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है, अमाउंट हड़बड़ गड़बड़ कर रहा हूं, देखो बाय परचेजेस 500, कोई बात नहीं। 4 अप्रैल को माल बेचा, आराम आराम से, 4 अप्रैल को माल बेचा, कैश में बेचा 950, रिसिट साइड में रिकॉर्ड होगा 950, क्या नाम आएगा, टू सेल्स, ध्यान से लिखना 4 अप्रैल है, टू सेल्स लिखना, अमाउंट आते आते भूल जाता हूं ना, इस बार याद रखेंगे 950, ओके। पेड कैश टू राम मोहन, राम मोहन को पेमेंट किया तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना 560 रुपए, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करना 560, किसको दिया, राम मोहन को, तो बाय राम मोहन, ओके, 560 रुपए, 560 रुपए। फिर उसके बाद ही अलाउड डिस्काउंट, अच्छा पेमेंट के टाइम उसको डिस्काउंट भी, पेमेंट हमने किया तो उसने हमको डिस्काउंट अलाउ किया, ही अलाउड डिस्काउंट, तो मेरे को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 10 रुपए का, ये डिस्काउंट कौन सा है, रिसीव्ड है, ओके। और ये कौन सा है डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है डन। नेक्स्ट 6 अप्रैल को कैश मिला कृष्णा एंड कंपनी से और डिस्काउंट अलाउड हुआ, ठीक है, तो मैं 6 अप्रैल कृष्णा एंड कंपनी लिख देता हूं, कृष्णा एंड कंपनी, कितना मिला तुमको सर, 600 मिला और 20 का हमने डिस्काउंट अलाउ किया, कृष्णा एंड कंपनी ने हमको 600 रुपए दे दिया और हमने उसको 20 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ओके ठीक है। नेक्स्ट 7 अप्रैल को पैटी एक्सपेंसेस के लिए पे किए 15 रुपए, 7 अप्रैल को पैटी एक्सपेंसेस के लिए दिए 15 रुपए, बाय पैटी एक्सपेंसेस 15 रुपए। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैश परचेज किया 150 रुपए का, कैश परचेज मतलब बाय परचेजेस लिख दो 150 का, और फिर पेड फॉर लेबर 1000 रुपए, बाय लेबर 1000 रुपए 13 अप्रैल को। फिर उसके बाद लेबर बोल दो या वेजेस भी बोल सकते हो ना, लेबर चार्जेस भी बोल सकते हो या
वेजेस भी बोल सकते हो। फिर उसके बाद अली सन्स को दिया और उन्होंने हमको 8 रुपए का डिस्काउंट भी अलाउ किया, मतलब हमको डिस्काउंट रिसीव है। तो बाय अली एंड सन्स, डेट 13 अप्रैल। बाय अली एंड सन्स कितने रुपए था सर? 400 रुपए का पेमेंट है, 8 रुपए का उसने हमको डिस्काउंट अलाउ किया, हमको डिस्काउंट रिसीव हो गया। ठीक है, डन। ओके, कहीं कोई आइटम रह तो नहीं गया? परचेज लिखा, राममोहन लिखा, पैटिक्स में लिखा, परचेज लिखा, वेजेस लिख दिया, ठीक है, अलीसंस लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 तारीख हो गई, डन। कैश बुक बनाना बस हो गया, इसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो बैलेंस कैलकुलेट कर देंगे। तो इसी दिन को हम बैलेंस कैलकुलेट कर देते हैं। अप्रैल में महीने की दिन महीने कैसे होंगे, दिन कितने होते हैं? 30। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, टोटल लगाओ, एक काम करो, डेबिट साइड का टोटल लगाओ, कितना आएगा सर? 2000 रुपए से स्टार्ट किया था, 950 रुपए आए और 600 रुपए और आए, टोटल हुआ 3550। ओके, कैश कॉलम का ही बता रहे हैं अभी, सिर्फ कैश कॉलम का ही बता रहे हैं। ओके, 3550 में से जो जो पेमेंट हो गया, 250 माइनस कर दो, 500 माइनस कर दो, 560 माइनस कर दो, 15 माइनस कर दो, 150 माइनस कर दो, 1000 माइनस कर दो, 400 माइनस कर दो, 675। कैश बुक वगैरह आना तुमको इसलिए भी आना चाहिए, जब हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वगैरह करते हैं तो हमको कैश बुक बनाना आना चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, वो कैश और बैंक के बैलेंसेस वगैरह, मिसिंग फिगर्स वगैरह पता कर पाते हैं, तो इसलिए भी जरूरी होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि किसी कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन ही आए तभी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, वो कहीं और चैप्टर्स में रिलेवेंस रखता है ना, तो बहुत ज्यादा रिलेवेंस हो जाता है फिर इसका। ओके, देखो, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा तब तक आगे के चैप्टर्स भी राम भरोसे चलते हैं। और सर हमको ये नहीं आता, अरे तुमको ये नहीं आता, तुमको जर्नल नहीं आता, तुमको ये आता है, अगर तुमको जर्नल और सबसे बुक भी आ जाएगा। ओके, 3550, ठीक है। ऐसे ही डिस्काउंट अलाउड 20 था और ये 18 था, बैलेंस निकालते हैं 2 रुपए का, बैलेंस निकालते 2 का। अगर तुमने बैलेंस निकाला ना तो गड़बड़ हो जाएगा, इधर 20, फिर तुम इधर लिखोगे 20 और बैलेंस निकालोगे, नहीं, इधर 18 ही लिखना। डिस्काउंट कॉलम का कभी भी बैलेंस नहीं कैलकुलेट किया जाता है, डिस्काउंट कॉलम का केवल टोटल लगाया जाता है, उनका बैलेंस नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेचारा एक तो अलाउड है और एक डिस्काउंट रिसीव्ड है, एक तो डिस्काउंट अलाउड है और दूसरा डिस्काउंट रिसीव्ड है, आप उसको मैं बैलेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड के टोटल से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड के टोटल से डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगा, उनका बैलेंस कभी नहीं निकालना। ठीक है, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक विद द डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिट। ठीक है, चेक को कैसा मानना है, पहले कैश रिसिट ही कंसिडर करना है। इस बार कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों है, इस बार कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों है। देखो ध्यान से, सबसे पहले चंद्रिका ने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपए से, हम भी स्टार्ट कर देते हैं 2022 जनवरी 1। फॉर्मेट बनाया हुआ है, तुमको है ना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, मतलब मुझको नहीं लगाना, तुमको तो बस वैसे भी देख रहे हो ना तुम लोग। हाँ, डेट रिसिट लेजर फोलियो डिस्काउंट कैश बैंक, डेट पेमेंट लेजर फोलियो डिस्काउंट कैश और बैंक, कोई भी कॉलम कैसे भी बना सकता है, कैश बैंक डिस्काउंट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। ओके, सबसे पहले जनवरी 1 चंद्रिका ने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपए से, तो 2022 जनवरी 1, 2022 जनवरी 1 रिसिट में क्या लिखोगे, टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितना 20,000 रुपए ना, कौन सा कैश से चालू किया ना, तो कैश कॉलम में लिखना, कैश बढ़ेगा तो कैश कॉलम में, बैंक बढ़ेगा तो बैंक कॉलम में, ठीक है, बढ़ेगा तो, और अगर कैश कम हुआ तो क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में, बैंक बैलेंस कम हुआ तो बैंक में क्रेडिट साइड में
लिखना होगा। ओके ठीक है, डन। ही पेड इनटू करंट अकाउंट, बैंक में जमा करवाए 19,000 रुपए। क्या एंट्री होती है? बैंक में पैसा जमा करवाने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या होती है? बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कैश बैलेंस कम हो जाएगा। उसको कैश बुक में कैसे लिखा जाए? सर ये तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गया ना। हाँ ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। तो कॉन्ट्रा एंट्री के लिए क्या करोगे? देखो कैश से रिकॉर्ड करोगे। कैश बुक की शक्ल में मुझे ना दो अकाउंट नजर आते हैं, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ये दोनों का काम कर रहा है। कैश अकाउंट का डेबिट साइड ये रहा, कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड ये रहा। बैंक अकाउंट का डेबिट साइड ये रहा, बैंक अकाउंट का क्रेडिट साइड ये रहा। समझ में आ रहा है तुमको? ओके अब एंट्री हो रही है बैंक टू कैश। तो बैंक टू कैश तो बैंक अकाउंट में भी जाती है और कैश अकाउंट में भी जाती है। हाँ सर। तो अगर मैं कैश अकाउंट की बात करूं या पहले बैंक अकाउंट की बात करता हूं, बैंक टू कैश, तो बैंक अकाउंट अगर इधर है तो बैंक अकाउंट अगर इधर है तो टू कैश इधर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, टू कैश इधर आएगा। तो लिख देता हूं टू कैश। टू कैश कितना अमाउंट? कॉन्ट्रा एंट्री 3 तारीख है और 19,000 रुपए है। 3 तारीख है और 19,000 रुपए है। चलो रुपए एक बार रुक के लिख देता हूं, बैंक टू कैश। अच्छा अगर मैं कैश अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो बाय बैंक आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर, बाय बैंक आएगा क्योंकि एंट्री है बैंक टू कैश, तो बैंक अकाउंट में भी जाती है और कैश अकाउंट में भी जाएगी। तो कैश अकाउंट के बिहाफ पे मैं यहां लिखता हूं 2022 जनवरी 3 बाय बैंक। ओके अभी एंट्री क्या था सर? बैंक टू कैश था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश बुक में बैंक और डिस्काउंट दोनों के कॉलम है, तो ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों की तरह ट्रीट होगा। तो अब क्या करें सर? बच्चों ने पढ़ा था कैश के सामने बैंक के कॉलम में लिख देना और बैंक के सामने कैश के कॉलम में लिख देना। कैश के सामने बैंक के कॉलम में, बैंक के सामने कैश के कॉलम में। ओके बट इसका लॉजिक पता है क्या? बैंक में जमा करवाया ना तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना। हाँ सर, बैंक में जमा करवाया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इसलिए प्लस वाली साइड में किधर लिखा? बैंक के कॉलम में लिखा। प्लस वाली साइड में किधर लिखा? बैंक के कॉलम में लिखा। और कैश बैलेंस कम हो रहा है ना, कैश बैलेंस कम हो रहा है इसलिए कैश के कॉलम में क्रेडिट साइड में लिखा। ओके सर अभी समझ में आया क्या? बिल्कुल। और साथ ही साथ एक काम और कर देना, लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा एंट्री के लिए सी वर्ड लिख देना, सी फॉर कॉन्ट्रा, है ना? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ही रिसीव्ड चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट, उसको चेक मिला। ओके चेक मिला, ठीक है जी, कोई उधारी बाकी था ऑन अकाउंट, मतलब उधारी बाकी था, अभी चेक मिल गया। चेक को कैसा ट्रीट करना है? कैश की तरह ट्रीट करना है। 600 रुपए का चेक मिला, 4 तारीख को 600 का चेक मिला। तो जनवरी 4 क्या लिखूंगा? टू कीर्ति एंड कंपनी। टू कीर्ति एंड कंपनी कितना? कैश की तरह चेक मिला हो तो कैश की तरह ट्रीट करना है, तो कैश कॉलम में लिखना 600 रुपए। ओके फिर उसके बाद ही पेज, पेज है तो पेमेंट साइड में लिखेंगे। पेज ये वो नहीं है, ही पेज इन बैंक मतलब डिपॉजिट, वो चेक को डिपॉजिट करवाया तो पहले उसको कैश माना, कैश अकाउंट डेबिट टू कीर्ति। अब उस चेक को जमा करवा रहे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, और कैश बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि पहले तुमने कैश मान लिया था ना, चेक को किसके तरह माना था? कैश मानते हुए कैश बैलेंस बढ़ा दिया था। अब बैंक में जमा कर रहा हो तो कैश वापस कम होगा, तो मतलब एंट्री क्या करोगे? बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। ओके जी, तो 7 तारीख को जनवरी 7 को तुम एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों तरफ रिकॉर्ड होगा। जनवरी 7 कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों तरफ रिकॉर्ड होगा। अमाउंट कितना है सर? अमाउंट वो चेक था 600 का। ओके किधर लिखेंगे? कैश के सामने बैंक के कॉलम में और बैंक के सामने कैश के कॉलम में। सिंपल डन। क्यों लिखते हैं? लॉजिक बताया। जमा करवाया तो बैंक बैलेंस तो बढ़ा होगा, बैंक बैलेंस तो बढ़ा होगा और कैश बैलेंस कम हो गया होगा। नेक्स्ट 7 जनवरी के बाद 10 जनवरी,
ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक, रतन एंड कंपनी को चेक के थ्रू पेमेंट किया और अलाउ किया कितना डिस्काउंट, 20 रुपए। चेक के थ्रू पेमेंट, पहले तो पेमेंट साइड डिसाइड करो, रिसीट या पेमेंट। पेमेंट में लिखना बाय रतन, चेक के थ्रू पेमेंट किया मतलब बैंक बैलेंस कम होगा। 10 तारीख को 10 तारीख को बाय रतन एंड कंपनी कर देना, बाय रतन एंड कंपनी। ओके, चेक के थ्रू पेमेंट किया कितना, 330 रुपए और डिस्काउंट अलाउड 20। चेक के थ्रू किया तो बैंक में लिखना 330, बैंक बैलेंस कम हो रहा है और डिस्काउंट रिसीव कितना हुआ, 20 रुपए का हमको डिस्काउंट रिसीव हो गया। इज अलाउड डिस्काउंट क्यों लिखते हैं सर, अरे रतन एंड कंपनी ने अपने को डिस्काउंट अलाउ किया, लेकिन अपने लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, तो ओके डन। नेक्स्ट, त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक, हमारे बैंक में जमा करवाया त्रिपाठी एंड बैंक ने, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। रिसिट साइड में बैंक के कॉलम में लिखो 475। ओके, तो जनवरी कौन सा था सर, जनवरी है ये 12 टू त्रिपाठी एंड कंपनी। ओके, कितना अमाउंट था बैंक के कॉलम में, 475। ओके, नेक्स्ट 15 तारीख को ही रिसीव चेक फ्रॉम वार्षी, चेक मिला है वार्षी से और उसको डिस्काउंट अलाउ किया 35 का। देखो चेक मिला है ना, उसको कैश की तरह ट्रीट करना होगा पहले, क्योंकि सेम डे जमा नहीं करवा रहे हो बैंक में। तो वार्षी से मिला तो कैश मिला कितने का, 450 का। ठीक है, तो मैंने लिखा जनवरी 15 टू वार्षी एंड कंपनी है, तो एंड कंपनी लगा देंगे, कुछ है क्या, नहीं से कुछ नहीं है। 450 और 35 का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अलाउड किया 35 और बैंक के कॉलम में लिख देंगे, नहीं बैंक के कॉलम में नहीं, चेक मिला है ना, चेक मिला है तो फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश 450, कैश के कॉलम में लिखना, कैश के कॉलम में लिखेंगे। ओके, चेक मिला ना, चेक को फर्स्ट ट्रीट, इसने बोला बहुत अच्छा है ना, इसने बहुत अच्छा है कि बोलता भी है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में बोला था क्या, नहीं सर बोला तो यही था, ये रहा, चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिट, नहीं बोलता तब भी हम यही मानते हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट 20 तारीख को कैश मिला 75 एंड चेक मिला 100 फॉर कैश सेल्स, कैश सेल्स है ना, तो 20 तारीख को पैसा आया है टू सेल्स, कैश में भी आया है और चेक में भी आया है, कैश में भी आया है और चेक में भी आया, तो चेक और कैश दोनों ही, चेक भी तो कैश ही कंसिडर करेंगे ना, तो दोनों का अमाउंट ऐड करके 175 लिख दो, कैश के कॉलम में 175। ओके डन। नेक्स्ट देखो 25 तारीख को ही पेज इनटू बैंक, ओके बैंक में जमा करवाया, कौन सा चेक, जो 15 और 20 को मिला था, 15 और 20 को चेक मिला था 450 का और 100 का, 550 रुपए का चेक क्या करवा दिया, बैंक में जमा करवा दिया, 550 का चेक, राइट बोल रहा हूं क्या मैं, हाँ 25 तारीख को जमा करवाया कितने का सर, यहाँ तो लेकिन एक बात बताओ, 1000 रुपए लिखा हुआ है तो हम 1000 रुपए दिमा लेंगे, ऐसा नहीं है, रिसीट ऑन 15th एंड 20th, तो ये मान के चलना। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का मिस्टेक बोल सकते हो, जो भी है, चेक मिले थे तो वैसे तो 450 और 100 का था, लेकिन अगले ने अमाउंट लिखा है ना 1000, तो हम भी 1000 लिखेंगे, फिर हम भी फिर 1000 लिखेंगे, है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर अमाउंट नहीं लिखा होता तो यस 450 और 100, लेकिन अमाउंट लिखा है 1000 तो अभी 1000 से ही एंट्री होगा, तो बैंक टू कैश कर दो, कॉन्ट्रा एंट्री है, चेक जमा करवा रहे हैं, पहले कैश माना था, क्या डेट है 25 तारीख, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री है, बिल्कुल सर कॉन्ट्रा एंट्री है, ओके कॉन्ट्रा एंट्री है, और कितना अमाउंट 1000 रुपए, कैश के सामने बैंक के कॉलम में, बैंक के सामने कैश के कॉलम में। ओके, नाउ 25 जनवरी के बाद नेक्स्ट, कैश परचेज के लिए 275 दिया, 275 नहीं 275 दिया। 27 तारीख को बाय परचेजेस 275, ठीक है जी 275 डन। फिर उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए कैश में,
₹50 30 तारीख को बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस कैश में दिया ना ₹50। ओके डन, तैयार है? हाँ सर। अब क्या करना, बस बैलेंसेस कैलकुलेट कर लो। तो बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर? टोटल लगाना पड़ेगा। टोटल लगा देंगे, दोनों साइड आप जगह छोड़ के टोटल देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर बैलेंस किधर आ सकता है? दोनों तरफ आ सकता है। इस जरूरी नहीं है इस बार डेबिट बैलेंस ही हो, क्योंकि बैंक कॉलम भी है ना, तो बैंक का क्या हो सकता है, डेबिट के साथ साथ क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि बैंक एसेट भी हो सकता है और लाइबिलिटी भी हो सकता है। बैंक में पैसा जमा है तो एसेट है, बैंक से ओवरड्राफ्ट लेकर रखा है, एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर लिया तो लाइबिलिटी हो गया। ओके ठीक है, लगाओ टोटल, देखते हैं कितना आ रहा है। कैश का टोटल लगाया 20,000 प्लस 600 प्लस 450 प्लस 175, 21225 21225 माइनस कर देता हूं, कैश में से 19,000 का कैश गया, 600 का कैश गया, 1000 का कैश गया, 275 का कैश गया और 50 का कैश गया। 300 रुपए बचे, सिर्फ 300। ओके 300 रुपए डन। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे क्या, अब बैंक का कॉलम देखते हैं। बैंक का टोटल लगाते हैं, 19,000 प्लस 600 डेबिट में, 475 प्लस 1000 कितने रुपए हैं? 21075 21075। ओके माइनस कर देता हूं 330, बस इतना से माइनस होगा। हाँ 20745 का बैलेंस बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों ही डेबिट बैलेंसेज है, दोनों ही डेबिट बैलेंसेज है। जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, डेबिट बैलेंसेज हैं दोनों के दोनों, दोनों हमारी एसेट है। तो अभी तुम क्या कर दोगे, फैब में बैलेंस आगे कर दो, फैब फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 300 और 20745। समझे क्या? कॉन्ट्रा एंट्री वगैरह सब समझे क्या? बढ़िया से, बिल्कुल सर। ये क्लासेस तो ना कोई फाउंडेशन वाला बच्चा देखे तो उसके भी हेल्पफुल है, बिल्कुल हेल्पफुल है ना। चलिए नाउ सर लास्ट टॉपिक, पैटी कैश बुक। फटाफट से बता देता हूं, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए बड़े बड़े अकाउंटेंट को नहीं रखा जाता, उसके लिए पैटी कैशियर को अपॉइंट किया जाता है। पैटी कैशियर क्या करता है? पैटी कैशियर क्या मिला जाता है, जैसे तुम्हारे घर में तुम पैटी कैशियर हो, तुम्हारे मम्मी पापा क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स क्या है, मेन कैशियर है। वो तुमको हर 7 दिन से पैसा देते हैं, हर 15 दिन से पैसा देते हैं, 1000 रुपए 2000 रुपए, और अब कहते हैं भैया तुम खर्चा कर लेना, रिकॉर्ड कर लेना, और 7 दिन बाद या 15 दिन बाद जो भी टाइम पीरियड डिसाइड होगा, आप आना, उस 1000 या 2000 में से जितना खर्चा लग गया हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें रीइंबर्स कर दूंगा, और तुम्हारे पास हमेशा ये 1000 या 2000 रुपए मेंटेन करके चलना। सिंपल। अब पेरेंट्स ने क्या किया, तुमको एडवांस में पैसा दिया, इसी एडवांस में पैसा देने को बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। क्या बोलते हैं? इम्प्रेस सिस्टम। पहले तुमको पैसा दिया जाता है, तुम उसमें से खर्चा करते हो, फिर जितना खर्चा लग गया वो तुम मुझसे उनसे वापस रीइंबर्स करवा देते हो। सेम यही सिस्टम यहाँ पे चलता है, सेम यही सिस्टम। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि पेटी कैश बुक का कोई क्वेश्चन बनता नहीं, आएगा नहीं, मैं तुमको एक बार बताता हूँ, लिखवा नहीं रहा है ना, लंबा क्लास हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, पेटी कैश बुक होता कैसे, पेटी कैश बुक होता कैसे है। अगर मैं तुमको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दूं डायरेक्ट, दिखाओ, सॉल्व नहीं कर रहा, मैं तुमको डायरेक्ट दिखा देता हूं। ये रहा, सॉल्व करना कैसे, पैटी कैश बुक रिकॉर्ड कैसे होगा। हाँ जी, चलो कोई ना। पैटी कैश बुक होगा कैसे सर, बनेगा कैसे? रिसीव्ड हुआ 100 रुपए फॉर पैटी कैश, पैटी कैश के लिए 100 रुपए मिले, अब उसमें से ही सारे के सारे क्या हुए हैं, खर्चे हुए हैं। ये सब खर्चे किसमें से? उसी में से हो रहे हैं।
तो कैसे रिकॉर्ड होंगे? तो छोटे छोटे खर्चों के लिए अगर मेन कैशियर को बैठाओगे तो काम नहीं चलेगा। कैसे रिकॉर्ड करना? पेटी कैश बुक देखो मैंने बनाया, इसमें क्या होता है, फॉर्मेट किस तरीके से होता है। सबसे पहले रिसिट, सबसे पहले रिसिट कितना मिला, 100 रुपए। डेट का केवल एक ही कॉलम होता है, डेट का केवल एक ही कॉलम होता है, जो मिला वो भी इधर रिकॉर्ड होगा, जो खर्चे होंगे वो भी हम इधर ही रिकॉर्ड कर देंगे। फिर कोई बिल नंबर, चाय वाला तुमको अगर बिल देता है तो बिल नंबर भी लिख देना। पर्टिकुलर्स में क्या जाएगा, सारा डिटेल जाएगा। क्या, अच्छा पेटी कैश में अगर हम पैसा जमा करवा रहे हैं तो पेटी कैश का बैलेंस बढ़ रहा है और कैश बैलेंस कम हो रहा है ना, तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होता है बिल्कुल। और फिर जब पेटी कैश से खर्चे होंगे तो खर्चा अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, खर्चा अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, फिर खर्चा अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, खर्चा अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। वो कैश बुक पर मुझे अकाउंट की तरह दिख रहा है, जैसे कैश बुक में कैश अकाउंट बैंक अकाउंट नजर आता है, वैसे ही पेटी कैश बुक वाला पेटी कैश अकाउंट नजर आ रहा है। ओके, टू बाय जितने भी है ना, जितना भी टू बाय वो सब एक ही पर्टिकुलर्स में आएगा। फिर जो जो पेमेंट हुआ उसको तुम यहाँ पे लिख देना, ठीक है, ये सब पेमेंट का टोटल। और पेमेंट किसके लिए हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि पेमेंट आपने किस चीज के लिए किया है, उस हर एक एक्सपेंसेस का अलग से क्या हो जाएगा, एक कॉलम बना दिया जाएगा। हर एक एक्सपेंस के लिए एक अलग से कॉलम बना दिया जाएगा। जब भी तुम कोई खर्चा करोगे, जैसे मान लो ये तुमने कन्वेंस का खर्चा किया, ये तुमने कन्वेंस का खर्चा किया, ओके, ये तुमने कन्वेंस का खर्चा किया, तो टोटल कॉलम में भी लिखोगे और पर्टिकुलर्स इस कॉलम में भी लिखोगे। ये मैं हटा देता हूं ताकि तुम लोग मैच कर सको। ये मतलब कन्वेंस का खर्चा हुआ है ना, तो टोटल में भी लिखोगे और इधर भी लिखोगे। फॉर एग्जांपल जैसे पोस्टेज का खर्चा हुआ ना, ये कार्टेज का खर्चा हुआ ना, तो तुम क्या करोगे, कार्टेज के कॉलम में भी लिखोगे और इधर मतलब टोटल कॉलम में भी लिखोगे, और इधर कार्टेज का जो सेपरेट कॉलम बना रखा है ना, तुम उसमें भी लिखोगे 2.5। सर इससे क्या फायदा होगा, सर इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सब का यहाँ पे टोटल लग जाएगा। इन जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सब का यहाँ पर टोटल लग जाएगा। और टोटल लग जाने से क्या होगा, जब हम पोस्टिंग करेंगे ना तो केवल इन्हीं से ही पोस्टिंग कर देंगे, दिस वन, दिस वन। समझ में आया क्या, बिल्कुल, है ना, ये हाईलाइट हो नहीं रहा है शायद, ठीक है देखो हो गया, डन। तो ये टोटल से ही क्या हो जाएगा, डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाएगा, सिंपल। तो है ना, पेटी कैश बुक बनाना तुमसे कोई बोलेगा नहीं, बट हाँ बनाने को बोले तो दिमाग में रखना क्या होता है, रिसिट्स सबसे पहले रिकॉर्ड होंगी, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, डेट और पर्टिकुलर्स बना देना, फिर पेमेंट का टोटल पेमेंट सारे रिकॉर्ड कर लेना, और जितना भी पेमेंट किया उन सब के लिए हर एक खर्चे के लिए अलग अलग कॉलम्स बना देना, बस सिंपल। पोस्टिंग उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। चलो ये मैं बंद कर देता हूँ, समझा क्या। फिर टोटल लगाने से ये फायदा हो जाता है कि जो भी आपने टोटल लगाया उससे पोस्टिंग करना आसान हो जाता है। अगर मैं तुमको थोड़ी बहुत एंट्री बताऊं तो पेटी कैश में पैसा जमा करवाने की एंट्री क्या होती है, पेटी कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो पेटी कैश में तुम इसीलिए क्या लिखते हो, टू कैश लिखते हो। और फिर जब खर्चे करते हो ना, कोई भी खर्चा है ना, पेटी एक्सपेंसेस, तो पेटी एक्सपेंसेस तो हो जाएंगे डेबिट, और टू किस में से हो रहा है, पेटी कैश में से हो रहा है, तो टू पेटी कैश। इसीलिए पेटी कैश बुक में क्या लिखते हो, बाय पेटी एक्सपेंसेस लिखते हो, सिंपल, क्लियर। और जब पोस्टिंग करना होगा हर एक के लिए, बार बार हर एक के लिए ऐसा एंट्री मारने की जरूरत नहीं, कन्वेंस डेबिट अकाउंट, कन्वेंस अकाउंट डेबिट वगैरह, ठीक है ना, छोटे मोटे कैरेज अकाउंट डेबिट वगैरह, ऐसा बार बार नहीं लिखना, बार बार पोस्टिंग नहीं करना। टोटल से केवल एक बार में पोस्टिंग कर देना कि भैया इस महीने में टोटल चाय नाश्ते का इतना खर्चा हुआ है, कैरेज का इतना खर्चा हुआ है, टोटल लगा, छोटे मोटे तो खर्चे हैं तो टोटल लगा के एक बार में पोस्टिंग कर देना, टाइम बच जाएगा। ओके सर, तो पोस्टिंग करना आसान हो जाए इसलिए पेटी कैश बुक इस तरीके से बनाया जाता है। चलिए डन है, तो काफी बड़ा क्लास मैंने आज बना दिया, बट हाँ मुझे आज सबसे बुक रिकॉर्ड मतलब करना था, पूरा तुमको पढ़ा देना था। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, टेक केयर एंड